सो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड विथ थर्ड कोड विच इज योर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम लोग अब इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ डेफिनेशंस लिखी होगी आप लोगों ने, बस मेरे को एक फेवर करो कि मुझे ना वो डेफिनेशंस बताओ आप लोगों ने लास्ट कौन सी लिखी है और कितनी लिखी है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। एंड टोटल कितनी डेफिनेशन लिखी आप लोगों ने? 11 डेफिनेशन हो गई है, बेस्ट। चलो, सो लेट अस कंटिन्यू। अच्छा, एक बार है ना हम लोग रिवाइज करते हैं, बहुत टाइम हो गया हम लोगों को, रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ प्लीज पे अटेंशन, फटाफट से रिवाइज करते हैं, आप लोग बाद में बुक्स वगैरह खोलना। तो हम लोगों ने ना चालू किया था विथ योर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन 2020। कोड में ना हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ एप्लीकेबिलिटी लिखी थी। अभी तक के जो 2 कोड पढ़े ना उसमें एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड था। यहाँ पे हमारे पास में 9 चैप्टर्स है एंड अलग अलग एप्लीकेबिलिटी दिया हुआ है। तो अपने किया फर्स्ट वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाला कोड, थोड़ा सा लेंदी था। और अब जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा लेंदी है। जो कोड ऑन वेजेस था वो सिंपल था, छोटा छोटा सा था वो। तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टाइप की एप्लीकेबिलिटी दी थी, हमने एक टेबल बनाया था चैप्टर 3, 4 ऐसे करते हुए। तो पहले वो रिवाइज करते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस करेंगे एंड देन टुडे ऑनवर्ड वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑल दोस चैप्टर्स। ठीक है, अब फटाफट से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? तो एक एम्प्लॉय जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा और उस एम्प्लॉय को अगर सिकनेस हो जाती है या इंजरी हो जाती है या ओल्ड एज की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाती है, एंड फॉर फुलफिलिंग दैट अर्निंग कैपेसिटी और टू मेक श्योर कि वो एम्प्लॉय को कोई भी नुकसान ना हो, इसीलिए कुछ टाइप्स के बेनिफिट्स दिए जाते हैं एंड दैट इज ऑल कवर्ड अंडर योर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। ठीक है, अब नया क्या हुआ यहाँ पे? तो अभी तक ना हम लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स थे उनको हम लोग वो पीएफ के बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई वो सब कुछ देते थे। हमने नया यहाँ पे ये किया हुआ है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इधर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसीलिए हमने शायद उसकी डेफिनेशन लिखी थी, आज हम लोग आज उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमने बात किया था अबाउट एग्रीगेटर्स, जैसे जोमैटो एंड स्विगी हो गया, जहाँ पे सारे वर्कर्स आके काम कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज योर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग वर्कर्स मतलब अपने फ्रीलांसर्स, तो वो लोगों को भी ये सारे बेनिफिट प्रोवाइड करने की जरूरत है, इसीलिए हम लोगों ने उनको भी इस कोड के अंदर इंक्लूड किया। सो total of 9 acts have been subsumed in this code, जिसमें से आप लोग मोटा मोटी जो कोड जो एक्ट याद रखोगे, एक आप लोगों का बनेगा ईएसआई एक्ट। ईएसआई इज योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, दूसरा आप लोगों का होगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते टुवर्ड्स दैट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। देन अब जो जो जगह पे ईएसआई का बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, वहां पे हमारा ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होगा। ईएसआई इज योर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब उसको कुछ भी नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए हम लोग वो इंश्योरेंस दे रहे हैं। लेकिन जिस एम्प्लॉय पे और जिस जगहों पे हमारा ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होगा, उधर आएगा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट, तो वो भी इधर इंक्लूड हो गया। देन अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को वो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का भी एक्ट दिखेगा। देन हम बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात कर रहे थे, लास्ट 2 कोड में भी बात किया ना, यहाँ पे भी वो है। तो ऐसे करते करते हमारे पास कुछ 9 एक्ट्स है जिसको हम लोगों ने सबसम करके इस कोड में बनाया है और इंक्लूड किया है। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग वाज योर एप्लीकेबिलिटी एंड द ऑब्जेक्टिव। एप्लीकेबिलिटी बोलता है कि ये सारे सेक्टर के वर्कर्स को एप्लीकेबल होगा। अब सारे सेक्टर मतलब ऑर्गेनाइज प्लस अनऑर्गेनाइज बोथ, एंड अनऑर्गेनाइज के साथ साथ गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वो लोग भी यहाँ पे आ गए। ठीक है, सो कोड इज एक्सटेंडिंग टू ऑल दीज टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोड का? तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को वो सारे बेनिफिट दे पाए। अगर उसको ओल्ड एज हो जाता है या रिटायरमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमारा एम्प्लॉय या वर्कर सफर ना करे ड्यू टू लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। तो हमको वो सोशल सिक्योरिटी के सारे बेनिफिट्स को यहाँ पे उनको देना है, विच मीन्स दैट लाइफ, हेल्थ, मैटरनिटी, प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स एक्सेट्रा एंड एवरीथिंग। ठीक है, देन यहाँ से चालू होता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट चीज, फीचर्स ऑफ दैट सोशल सिक्योरिटी कोड।
सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज एक्सपांडेड ईएसआई कवरेज, याद होगा अगर आपको, तो बोला था कि हमने अब ईएसआई को पैन इंडिया बेसिस पे एक्सपांड किया हुआ है। अब अगर हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस है, आज हम लोग पढ़ेंगे ना ईएसआई में, तो आपको 3 वर्ड्स आएंगे, सिकनेस, इंजरी एंड मैटरनिटी बेनिफिट, सिम बनाया था हम लोगों ने इसका। तो हैजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस में रिस्क फैक्टर ज्यादा है हमारे एम्प्लॉइज के लिए, तो उनके लिए अगर वो हैजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस में अगर एक भी वर्कर है ना, तो वहां पे हमारा ईएसआई का कवरेज एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। देन ईएसआई का कवरेज इज आल्सो एक्सटेंडेड टू द प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। तो ये बात किया गया था हमारे नए फीचर में। देन अगर इस्टेब्लिशमेंट में लेस देन 10 वर्कर या एम्प्लॉइज है, तो हम लोगों को वॉलंटरीज को अडॉप्ट करना है। देन आया था आप लोगों का टाइम बाउंड ईपीएफ इंक्वायरीज, तो इधर है ना 2 चीज दिया हुआ था, एक तो आपको अगर इंक्वायरी इनिशिएट करना है तो 5 साल का टाइम लिमिट दिया हुआ है, और रिकवरी प्रोसीडिंग मतलब एम्प्लॉयर से पैसा निकालना है तो हम लोगों को बोला वो 2 साल में खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन मिलेगा 1 साल का, ठीक है। देन बात किया था रिड्यूस ईपीएफ अपील डिपॉजिट, जब जब हम लोग लॉ में कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा अपील फाइल करते हैं ना, तो कुछ प्री डिपॉजिट देना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, उस प्री डिपॉजिट के अमाउंट को कम कर दिया। तो पहले वो कुछ 40 से लेकर 70% की रेंज में था, अब हम लोगों ने उसको कम करके 25% कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब जो एक्चुअली में अपील फाइल करना चाहते हैं या जो अग्रीव्ड है उनको जस्टिस मिलेगा, और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देन एक आया था हम लोगों को कंस्ट्रक्शन सेस, ये याद करना वापस से, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट बिल्ड करता है, जिसको आप लोग प्रॉपर्टी ओनर या जो भी बोलो, उनके ऊपर ना गवर्नमेंट एक टाइप का टैक्स लगाता है, सेस मतलब टैक्स ओनली, ठीक है। ये टैक्स है ना गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सेस, एंड ये सेस कलेक्ट किया जाता है, ये फंड को अक्यूमुलेट करके हमारे जो वर्कर्स है ना जो इस बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए सेस को रखा जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हमारा गवर्नमेंट ही हमको परसेंटेज बताता था कि इतने परसेंटेज आप लोग सेस को कलेक्ट करोगे और हम लोगों को दोगे, बट अब हम लोगों ने बोल दिया कि एम्प्लॉयर खुद ही वो सेस को असेस करेगा और गवर्नमेंट को आके दे देगा, जिससे क्या होगा, टाइम जो वेस्ट हो रहा था वो कम हो जाएगा, एम्प्लॉयर खुद सेल्फ असेस कर पाएगा, और हमारा जो अल्टीमेट बेनिफिट है ना कि वर्कर को हम लोग ये पैसा देना चाहते हैं वो फटाफट से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आया था हमारा इंक्लूजन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, आप लोग एकदम बहुत सारी चीजें अब इसके बारे में ही पढ़ोगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड द एग्रीगेटर्स। अब एग्रीगेटर्स का डेफिनेशन शायद हम लोगों ने लिखा था, एग्रीगेटर मतलब एक प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कस्टमर्स को कनेक्ट करता है और जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स है जैसे आपके ओला, उबर एंड जोमेटो, स्विगी एंड ऑल दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसको कनेक्ट करने का काम करता है, सो दैट एक ही प्लेटफॉर्म में हमारे कस्टमर्स की नीड भी सेटिस्फाई हो गई एंड जो सर्विस प्रोवाइड करने आ रहे हैं वो लोग भी आ जाएंगे, तो उनको हम लोग इस बीच के मीडिएटर को एग्रीगेटर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ना अभी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेस लगाया ना, वैसे हमने एग्रीगेटर के ऊपर भी बोला कि 1 to 2% ऑफ योर टोटल टर्नओवर यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ दिस, सो दैट अगेन दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल अवर एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास में सोशल सिक्योरिटी फंड, ये जो ईपीएफ और ईएसआई की बात हो रही है ना, आज आप लोग पढ़ोगे, ये एक टाइप का फंड होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको सोशल सिक्योरिटी फंड बोला जाता है। जैसे अगर आपने सुना होगा कि ये मतलब सैलरी में से इतना अमाउंट परसेंटेज माइनस होके मेरे हाथ में इन हैंड सैलरी इतनी आए, तो वो जो माइनस हुए हुए परसेंटेज होते हैं ना उसमें से ईएसआई होता है, उसमें से ईपीएफ होता है, ऐसे करते करते तो दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स टू दिस फंड, एंड दिस फंड इज ओनली गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज फॉर द बेनिफिट। अगर उनको सिकनेस हो गया या डेथ हो गई किसी की, कोई भी चीज है, इस टाइप के फंड को हम लोग बोलेंगे सोशल सिक्योरिटी फंड, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी फंड में अगेन आप लोग देखोगे अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स का लोगों ने इंक्लूजन दिया हुआ है, एंड ये फंड को ना ही एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा और ना ही एम्प्लॉय मेंटेन करेगा, दैट इज बट ऑब्वियस। ये फंड के लिए ना हम लोगों ने इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है जिसको सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है, उनके पास ये फंड अक्यूमुलेटेड रहेगा, ताकि एम्प्लॉयर को दिया तो भी गड़बड़ हो सकती है, एम्प्लॉय को दिया तो भी गड़बड़ हो सकती है, तो वी डोंट वांट कि फंड का कहीं पे भी मिसयूज हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपांडेड डेफिनेशन ऑफ द डिपेंडेंस, ये फीचर आप लोगों ने दूसरे कोड में भी पढ़ा हुआ है। डिपेंडेंस मतलब हम लोगों ने ना वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया, आज तुमको डेफिनेशन आएगा एक लंबा चौड़ा लिस्ट ऑफ डिपेंडेंस एंड द फैमिली मेंबर्स, किसको बोलते हैं हम लोग। तो डिपेंडेंस का सिंपल मतलब होता है कि एम्प्लॉय के अर्निंग के ऊपर कोई डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अवर डिपेंडेंट। यहाँ पे हमने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया है, और अगर फीमेल एम्प्लॉय होती है तो उनके पेरेंट्स इन लॉ को भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस। फर्स्ट वाला कोड याद होगा तो हमने 2 पेजेस के वेजेस की डेफिनेशन किया था वर्किंग नोट्स के साथ में। सेम टू सेम डेफिनेशन इज कॉपीड और यू कैन से अडॉप्टेड हियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स कवर्ड। कम्यूटिंग मतलब traveling from one place to another. What if the employee is traveling from one place to another for the purpose of doing the work only? तो अगर उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, who is responsible? Of course the employer. So commuting accidents, but that should be for the purpose of only work. तो फिर वो यहाँ पे कवर होगा और उसको ESI IPS जो भी बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेचुइटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फिक्स टर्म एम्प्लॉय एंड परमानेंट एम्प्लॉय। परमानेंट एम्प्लॉय मतलब जिसका टाइम फिक्स नहीं होता, वो रहेगा लाइफ टाइम तक, उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फिक्स टर्म एम्प्लॉय का मतलब होता है सिंस डे वन इट इज डिसाइडेड कि ये 5 साल के लिए या 2 साल के लिए काम करेगा। तो हमने ना ग्रेचुइटी की एलिजिबिलिटी जो 5 साल के लिए थी पहले कि आप 5 साल तक कंटिन्यूस काम करोगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी। परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए अभी भी सेम 5 साल है, बट फिक्स टर्म वालों के लिए हमने 1 साल किया हुआ है, ठीक है। लॉजिक ये था इसका कि फिक्स टर्म वालों का जरूरी वो लोग 5 साल ही काम करेंगे। अब फिक्स टर्म बोला तो 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, बट अगर 3 साल तक का भी बेनिफिट हमने उसको नहीं दिया तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा उनके लिए। इसीलिए ओनली फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ इयर्स फ्रॉम 5 to 1, ठीक है। नेक्स्ट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम, ये हर जगह जैसे कोड में था सेम टू सेम। नेक्स्ट आता है डीक्रिमिनलाइजेशन एंड मॉनेटरी फाइन। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी नया बिल देखा होगा जो कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल आया, उसमें भी एक पॉइंट ऐसा सेम है, तुमको पता है ना, जो एक नया बिल आया है लोकसभा में कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट को चेंज करने के लिए। सो कांग्रेचुलेशंस, कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट भी चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज नहीं होगा, कुछ कुछ चीजें चेंज होगी, और अभी वो सिर्फ एक बिल है। उसमें भी ना एक पॉइंट की बात किया था, उन्होंने बोला था कि कुछ 21 टाइप्स के ऑफेंसेस को ना वो लोग डिक्रिमिनलाइज करना चाहते हैं। मतलब ना ये जैसे यहाँ पे ना सेम पॉइंट, इट्स द सेम थिंग, व्हाट दे वांट इज दे वांट कि कंप्लायंस बढ़े। अभी देखो एम्प्लॉयर को वो काम ना करने की वजह से अगर आप जेल में डालोगे, अल्टीमेट पर्पस सॉल्व हुआ क्या? कंप्लायंस इससे हो जाएगा क्या जेल में डालने से? नहीं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिक्रिमिनलाइज दिस ऑफेंस, वी कैन इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टीज, ठीक है। तो इससे भाई पेनल्टी भी तो मिलेगा, एम्प्लॉयर तो कंप्लायंस करेगा ना, व्हाई ही वांट कि वो एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करे हर बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी और उस बिल में भी जो प्रपोज किया ना, सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि डिक्रिमिनलाइज किए हम लोगों ने ऑफेंसेस, जहाँ पे इंप्रिजनमेंट था उसके लिए प्रपोज किया कि हम मॉनेटरी फाइन लगाएंगे यानी पेनल्टी लगाएंगे, और एम्प्लॉयर के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले हम उसको कम से कम 30 दिन का नोटिस देंगे कि अगर आप नेक्स्ट 30 दिन में कंप्लायंस नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर ये लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है। तो इससे ना कंप्लायंसेस ज्यादा बढ़ेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट एम्प्लॉयर को उठा के जेल में डालो, उससे ये चीज बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये भी शायद हमने लास्ट कोड में पढ़ा था, ले दे के मामले को सेटल ऑफ करना, दैट इज योर कंपाउंडिंग, ठीक है। देन डिजिटाइजेशन ऑफ कंप्लायंस, एवरीथिंग दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन टुडे एंड वी आर फोकसिंग ऑन इज द डिजिटलाइजेशन सिस्टम, ठीक है। लास्टली वैकेंसी रिपोर्टिंग, हमने ना एक डेफिनेशन किया था करियर सेंटर्स का। सो आई टोल्ड यू, जैसे पहले के टाइम पे लिंक्डइन नहीं होता था, ये सब चीजें नहीं होती थी, तो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और एजेंसी होता था जहाँ पे बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय यूज्ड टू रजिस्टर और जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मिलाया जाता। जैसे मैट्रिमोनी है ना, मैट्रिमोनी जिधर एक लड़का और लड़की का रजिस्टर करके मिलाया गया, वैसे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उधर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एज पर द सुटेबल रिक्वायरमेंट्स उनको मिलाया जाएगा। तो अब क्या करना है ना, हमारे एम्प्लॉयर को जो भी टाइप की वैकेंसी या जो क्रिएट हुआ उसके लिए हम लोग को रिपोर्ट करना है। हाँ सर, एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाला कर दिया, ठीक है। हाँ, नाउ द फीचर्स इज डन। अब हम लोग कंटिन्यू करते विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। वापस से ना, आप लोग को याद है नहीं है, जो भी है इसको पूरा का पूरा एप्लीकेबिलिटी वापस से सुनना, ठीक है। ये आप लोगों को काम में आएगा फॉर फुल ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट ईपीएफ एंड ईएसआई, ठीक है। अब ईपीएफ में वी हैव द एप्लीकेबिलिटी विच सेज दैट एवरी एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 20 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड, वहां पे हमारा ईपीएफ एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। देन आते हैं ईएसआई में, तो ईएसआई में बोला एस्टैब्लिशमेंट उधर 20 और मोर था, इधर 10 और मोर है, एंड दिस एस्टैब्लिशमेंट शुड बी अदर देन अ सीजनल फैक्ट्री। क्या होती है सीजनल फैक्ट्री, वो भी आप लोगों को आज आएगा। देन अगर अभी हम लोगों ने कोड में जब फीचर्स चालू किए थे तभी भी ये पॉइंट आया था ईएसआई से रिलेटेड कि अगर हमारा जो ऑक्यूपेशन या जो बिजनेस है वो अगर हैजार्डस वाला होगा तो फिर भले एक एम्प्लॉय भी हुआ तो भी हमारा ईएसआई एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एप्लीकेबिलिटी में सेम पॉइंट दिया हुआ है, देखो
हैजार्डस या लाइफ थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशन या एस्टैब्लिशमेंट, तो इट विल बी एप्लीकेबल इवन इफ देयर इज अ सिंगल एम्प्लॉय, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो पहले ये ईपीएफ एंड ईएसआई, ईपीएफ बोलता है एस्टैब्लिशमेंट, ईएसआई बोलता है एस्टैब्लिशमेंट, इधर 20 और मोर, इधर 10 और मोर। दूसरा ईएसआई में अगर इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग और एन हैजार्डस एक्टिविटी, देन अगर एक भी एम्प्लॉय होगा तो भी हमारा दिस चैप्टर विल बिकम एप्लीकेबल। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज योर ग्रेचुइटी एंड मेटर्निटी बेनिफिट। तो ग्रेचुइटी में देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। एवरी बोला तो नंबर ऑफ वर्कर्स चेक करूं कि नहीं करूं, नहीं आएगा। एवरी बोला तो सब लोगों में एप्लीकेबल हो गया। अब उसके अलावा कोई भी शॉप या इस्टेब्लिशमेंट है और उस शॉप या इस्टेब्लिशमेंट में 10 और मोर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड, देन दिस विल बिकम एप्लीकेबल। एंड अगर आपको याद होगा तो हम लोग हर जगह जो नंबर ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉइज देखते हैं वो कैसे देखते हैं, ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अबाउट अवर मैटरनिटी बेनिफिट। तो अगेन द फर्स्ट पॉइंट रिमेन्स योर काइंड ऑफ सिमिलर, दैट एवरी एस्टेब्लिशमेंट बीइंग फैक्ट्री, माइन और ऑयल फील्ड, प्लांटेशन। अगर उसके अलावा कोई भी शॉप्स या एस्टेब्लिशमेंट हुई तो जहां पे 10 और मोर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड, वहां पे हमारा दिस चैप्टर विल आल्सो बिकम एप्लीकेबल। बस इसके बाद हम लोगों को ज्यादा नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल है। अच्छा, जिस जगहों पे ईएसआई एप्लीकेबल हुआ वो कौन सी जगह थी? एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 10 और मोर या हैजार्डस या लाइफ थ्रेटनिंग हुआ तो एक भी होगा तो भी एप्लीकेबल। तो ऐसी जगह है जहां पे ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होता, वहां हमारे एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? एम्प्लॉय कंपेंसेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाइज टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू हुम द चैप्टर नंबर 4 दैट इज योर ईएसआई डज नॉट अप्लाई, ठीक है। अब हम लोग है ना ये जहां भी है ना, लोगों ने चैप्टर 3 चैप्टर 4 ऐसे लिखा हुआ है। जब तक हम लोगों को याद नहीं हो जाता चैप्टर 3 चैप्टर 4 5 क्या है, तब तक हम लोग उस जगह पे छोटे से ब्रैकेट में ईएसआई ईपीएफ ऐसे नाम लिखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोशल सिक्योरिटी एंड सेस विद रिलेशन टू योर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो जो भी एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है वहां पे हमारा ये चैप्टर एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। देन सोशल सिक्योरिटी फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे लोग जैसे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सारे के सारे के ऊपर ये वाला चैप्टर अप्लाई होगा। एंड द लास्ट इज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग, जिसमें ना अभी आप लोगों ने देखा था करियर सेंटर्स का डेफिनेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, वैकेंसी रिपोर्टिंग, वो सब आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग टोटल ये सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ओके। एप्लीकेबिलिटी इज क्लियर नाउ। देन वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन। अच्छा, मुझे बोलते जाना कौन सी डेफिनेशन हुई है तो मैं टिक मार्क करती हूँ, उसी के साथ रिवाइज करते फिर आगे चलेंगे। एजेंट हो गया होगा ना? हाँ। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट? सिंपल प्रिंसिपल एन एजेंट। एजेंट मतलब वो जो ओनर के बिहाफ पे कुछ काम करता है, और क्या काम करेगा? तो मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड सुपरविजन का काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीगेटर हुआ था। हाँ, एग्रीगेटर का मतलब क्या हुआ? द प्लेटफॉर्म, दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और एन इंटरमीडियरी मतलब अ मीडिएटर, जो सर्विस प्रोवाइडर्स को और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कनेक्ट करता है और इस तरीके से काम होता है, उसको हम लोग एग्रीगेटर बोलते हैं। तो उसमें ना हमारे प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर एंगेज, उसको एग्रीगेटर बोला जाता है। एग्जाम्पल भी साथ में दिए हुए, विच इज योर उबर, ओला एंड जोमैटो, स्विगी एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अबाउट अवर करियर सेंटर्स। करियर सेंटर्स का मतलब क्या हुआ? एक जगह होगी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा, एक प्लेस होगी या ऑनलाइन होगा, जहां पे जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है वो भी रजिस्टर करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो भी रजिस्टर करेगा, और किसी को अगर स्किल डेवलपमेंट करना है या वोकेशनल ट्रेनिंग का काम करना है, याद होगा वोकेशनल ट्रेनिंग हमने अप्रेंटिस एक्ट के अंदर पढ़ा था, वो काम करना है और खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उन सब लोग यहाँ पे करियर सेंटर में रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो या तो वो एक प्लेस हो सकता है या वो एक ऑनलाइन पोर्टल हो सकता है, उस जगहों को हम लोग बोलते हैं द करियर सेंटर्स, ठीक है। थर्ड वाला डेफिनेशन, ओके सॉरी फोर्थ, ये लिखा था हमने कंट्रीब्यूशन, ओके। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? जब हम लोग चालू करेंगे विद ईपीएफ एंड ईएसआई तो एक फंड अक्यूमुलेट होगा, बट ये फंड कब अक्यूमुलेट होगा? जब हमको टाइम टू टाइम एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो हमारा एम्प्लॉयर एंड हमारा एम्प्लॉय मिलके कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं और एक फंड अक्यूमुलेट होता है, ठीक है। सेम मैनर में इधर भी और इधर भी तो फंड अक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दिया, उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग? तो इट इज कॉल्ड एज सम ऑफ मनी विच इज पेएबल टू दिस फंड और टू द कॉर्पोरेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो आप लोगों को आ जाएगा कि एम्प्लॉयर को अगर ईपीएफ है ना तो एम्प्लॉयर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर कंट्रीब्यूशन, सम ऑफ मनी पेएबल, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट,
ये डेफिनेशन बाकी होगी ना, डिपेंडेंस ये नहीं लिखी है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी लिखा है। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी? इंजरी मतलब चोट लगी। अभी चोट लगी है कहाँ पे? फिजिकल इंजरी हुई है। वो फिजिकल इंजरी एम्प्लॉय को हुई है कहाँ पे? तो कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई जिसकी वजह से उनको इंजरी हो गई। अब नाम के आगे ही लिखा है एम्प्लॉयमेंट, तो भाई सही बात है, सीधी बात है कि अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो चोट लगी होगी ना, उससे दो चीज हो सकती है, या तो डी फॉर डेथ या डी फॉर डिसेबलमेंट। तो डेथ हो गई तो आगे की सब बात ही खत्म। डिसेबलमेंट की अब आपको डेफिनेशन आएगी जिसमें आएगा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या टेम्पररी डिसेबलमेंट। ये सारे एक फॉर्म ऑफ होते हैं इंजरी के। ठीक है, तो अगर टेम्पररी चोट लगी है जिसकी वजह से ना जब तक हमारा एम्प्लॉय ठीक नहीं हो जाता तब तक वो काम नहीं कर पाएगा ना, उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे अफेक्ट आएगा, तो वो हमारे इंजरी का टाइप हुआ, लेकिन उसको डिसेबलमेंट हो गया टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो वो जो भी चोट लगी, एंड ये चोट लगनी चाहिए अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इस डेफिनेशन को यहाँ पे? क्योंकि वो जो ईएसआई का बेनिफिट है ना, वो ईएसआई का बेनिफिट उसको कब मिलेगा? जब वो काम ज्वाइन करता है और उसको कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, कि यहाँ पे सपोज ऐसा है कि कुछ तो वो बीडीएन सिगार मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, तो ही कैन नॉट बेयर दैट स्मेल ऑफ द, तो उसको लंग्स में या कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गया। काम के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको चोट लग गई। तो ये दोनों ही चीजें किस वजह से हुई है? वो काम कर रहा था उस वजह से। अच्छा, काम के दौरान हुई है तो एम्प्लॉयर को उनको भरपाई तो करके देनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ठीक है, सिकनेस, इंजरी एंड मैटरनिटी बेनिफिट, इस चीजों के लिए ईएसआई का फंड दिया जाता है। तो इंजरी यहाँ पे आप लोगों की आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस्टेब्लिशमेंट पढ़ लिया था, हाँ आई थिंक हो गया था। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ? तो जहां पे ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्यूपेशन, प्रोसेसेस इज कैरिड ऑन एंड इट इंक्लूड्स ऑल अदर टाइप, दैट इज योर फैक्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा। अच्छा, माइन और पोर्ट जो है ना वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, और जो पोर्ट के सराउंडिंग वाली एरियाज है, विसिनिटी मतलब सराउंडिंग वाली एरिया जहाँ पे डॉक वगैरह का काम होता है, वो भी इधर ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अभी इस्टेब्लिशमेंट के अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है या मल्टीपल ब्रांचेस है, चाहे एक जगह पे या चाहे अलग अलग जगह पे, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? पार्ट ऑफ द सेम एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्ट्री। फैक्ट्री का डेफिनेशन पढ़ा था, हाँ। अब फैक्ट्री में कुछ नया था क्या? कुछ दो चीजें नई थी, बाकी का वही है, फैक्ट्री का डेफिनेशन रिमेन सेम। क्या नया था? ये वाला, ये वाला। अगर आप लोगों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला कोड याद होगा तो वहां पे था, देखो फैक्ट्री को चाहिए प्रेमाइसिस, फैक्ट्री में होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेम है। अब फैक्ट्री चलेगी या तो विद द हेल्प ऑफ पावर और विदाउट द हेल्प ऑफ पावर। जहां पे पावर से काम हो रहा है उधर इंसान लोगों की जरूरत कम, जहां पे पावर से काम नहीं हो रहा है वहां इंसान लोगों की जरूरत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे if the factory is running with the help of power then we will be requiring 10 or more employees। ठीक है, अगर विदाउट पावर है मतलब मैन पावर ज्यादा चाहिए, इसलिए 20 और मोर। ठीक है, अब ये कब का काउंट करोगे आप? तो एज यूजुअल ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में अगर याद होगा तो इधर था 20 और मोर, इधर था 40 और मोर। तो आप बाकी का पूरा डेफिनेशन सेम लिख सकते हो, बस इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फैक्ट्री में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। तो हमारा माइन इंक्लूड नहीं होता बिकॉज ए सेपरेट चैप्टर, सेपरेट थिंग इज मेड फॉर देम। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन इंक्लूड नहीं होता। रेलवे रनिंग शेड, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, नाउ सारे शिफ्ट के वर्कर्स को और एम्प्लॉइज को काउंट करोगे यहाँ पे रिलेज के, ऑफ कोर्स ये। अच्छा, कंप्यूटर, इधर सिर्फ ईडीपी यूनिट यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट रखा रहेगा, क्या उस चीज को आप फैक्ट्री बोलोगे? नहीं, क्योंकि उधर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन नहीं हो रहा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट फैमिली भी आई थिंक नहीं लिखा हुआ है हमने। अब क्या लिखा है? गिग वर्कर लिखा है, हाँ। गिग वर्कर को एक लाइन में बोलना हो तो एक वर्ड में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीलांसर। देखो पहले का ट्रेडिशनल एम्प्लॉय क्या होता था, तो एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंटर करते थे, फिर वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, काम करते थे, जो एम्प्लॉयर बोलेगा वही काम करने का, जब जब काम बोलेंगे वो काम करने का। बट गया अब वो टाइम, क्योंकि अब हमारे पास में है गिग वर्कर्स, जो कि है एक टाइप के फ्रीलांसर, जिनमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप होता था वो नहीं है। जो प्रोजेक्ट हमारा एम्प्लॉय चाहेगा वो प्रोजेक्ट ले सकता है, जितने टाइम के लिए काम करना चाहेगा उतने टाइम के लिए काम कर सकता है, जितने असाइनमेंट्स एक साथ लेना चाहता है वो उतने असाइनमेंट्स को ले सकता है, उसको बोला जाता है गिग वर्कर। क्या हमारे इस कोड में गिग वर्कर को इंक्लूड किया है? क्या हम उसको भी बेनिफिट देना चाहते हैं? यस। ठीक है,
फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या था? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब डे 1 पे डिसाइडेड है कि हम इतने टाइम के लिए काम करेंगे। अच्छा, भले फिक्स टर्म है बट इसको परमानेंट एम्प्लॉय से कम समझने का नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी परमानेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए जाते हैं, सारी की सारी सर्विसेज दी जाती है, वो हमारे फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट होम बेस्ड वर्कर किया था। होम बेस्ड वर्कर का मतलब ही क्या? वर्कर है, काम तो कर ही रहा है बट अपने घर से काम कर रहा है, या कोई दूसरे प्रेमाइसेस में काम कर रहा है बट ये प्रेमाइसेस एम्प्लॉयर के प्रेमाइसेस नहीं होंगे, तभी तो उसको होम बेस्ड वर्कर बोलोगे। अच्छा, अब इस होम बेस्ड वर्कर को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि एम्प्लॉयर उनको कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ मशीनरी या कुछ काम करने के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करे। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट इन बोथ द केसेस हम लोग इसको होम बेस्ड वर्कर की डेफिनेशन में ही इंक्लूड करेंगे। समझ गया? ओके, नेक्स्ट ये लिखा था लास्ट, बस यही है ना लास्ट, डन। चलो अब बात करते हैं अबाउट अवर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी जगह आया है, माइग्रेंट का मतलब एक अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह काम करने के लिए आया है, रहने नहीं आया, काम करने के लिए रहने आया है। अब तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। या ऐसा भी हो सकता है जिस स्टेट में वो शिफ्ट हुआ, अभी तक वो एक एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा था, अब वो एक एस्टैब्लिशमेंट छोड़ के दूसरी जगह जाता है, तो ये भी अभी तक हमारा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हुआ। तो ओनली कंडीशन विच यू हैव टू टेक केयर कि इसका वेजेस मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग 18,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये इसको बोलोगे आप इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। क्लियर विद दिस मच? यही किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। अब फटाफट से आगे की 2-3 डेफिनेशन सुनते हैं, लिखते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारी डेफिनेशन ये बोल रही है, आई थिंक ये वाले सारे तो हो गए ऊपर के डेफिनेशन, डिपेंडेंट्स और फैमिली को पढ़ते हैं बाद में। चलो डायरेक्टली यू कैन कम टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी पढ़ा था हम लोगों ने, तो अब भी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि इंजरी में हो सकता है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो, या टेम्पररी डिसेबलमेंट हो। ठीक है, आ गया टेम्पररी डिसेबलमेंट। ओके, अभी ध्यान से सुनो क्या होता है ना, यहाँ पे इंजरी का मतलब हुआ चोट लगी। अब चोट लगने की वजह से डिसेबलमेंट या फिर डेथ। अभी डेथ बोला तो आगे तो कुछ बात ही नहीं हो सकती, खत्म हो गया मैटर। ओके, अगर डिसेबलमेंट बोलते हैं तो डिसेबलमेंट 2 टाइप्स के होंगे, एक परमानेंट, एक टेम्पररी। ठीक है, अब डिसेबलमेंट का अगर हम लोग सिंपल मतलब समझे ना, तो डिसेबलमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर जो एम्प्लॉय पहले जो काम कर पा रहा था चोट लगने से पहले, अब डिसेबलमेंट चाहे जो भी टाइप का हो, परमानेंट हो, टेम्पररी हो, कुछ भी हो, वो जो काम कर पा रहा था, क्या चोट लगने के बाद वो सेम काम कर पाएगा? नहीं। अगर काम नहीं कर पाएगा सेम वाला, तो क्या उसको पैसा एम्प्लॉयर सेम देगा? इतना दयावान है हमारा एम्प्लॉयर कि भाई इसकी अर्निंग उसका काम में इफेक्ट आ गया तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा? ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स आएगा। उसी को ही डिसेबलमेंट बोला जाता है। मतलब द कैपेसिटी इन विच ही वाज वर्किंग बिफोर द इंजरी हैपेंड वो अफेक्ट होने वाली है, एंड दूसरा उसकी वजह से काम नहीं कर पाएगा जितना पहले जैसे कर रहा था, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी अफेक्ट होने वाली है। उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में डिसेबलमेंट। ठीक है, अब डिसेबलमेंट के होते हैं 2 टाइप, परमानेंट एंड टेम्पररी। टेम्पररी बोला तो थोड़ा टाइम वो रेस्ट लेगा, सर्जरी करेगा या ऑपरेशन करेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, दैट इज योर टेम्पररी। ठीक है, परमानेंट बोला ना तो परमानेंट में अब और 2 टाइप आएंगे, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ओके, अब पहले ना टेम्पररी को खत्म करते हैं। टेम्पररी बोला तो शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो अर्निंग कैपेसिटी अफेक्ट होने वाली है वो कितने टाइम के लिए अफेक्ट होने वाली है? जब तक उसकी चोट ठीक नहीं हो जाती, उसका वो प्रॉपर मेडिकल रेस्ट और सर्जरी ऑपरेशन तब तक नहीं हो जाता एंड ही बिकम्स कंप्लीटली फाइन, उतने टाइम तक ही उसकी अर्निंग कैपेसिटी में इंपैक्ट आएगा। तो ये शॉर्ट टर्म का होगा, अर्निंग कैपेसिटी में जो लॉस होगा वो भी होगा शॉर्ट टर्म। ठीक है, बराबर? ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट बोला ना तो अगेन इसका मतलब होगा इसकी अर्निंग कैपेसिटी जो पहले थी उससे अब लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी कम। अच्छा, आप लोगों को ना प्राइमा फेसी लग रहा होगा ये और ये सेम है, नहीं है, क्योंकि टेम्पररी बोला ना आपने, अगर वर्कर को फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर 3 महीने 6 महीने में ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो वापस से बाउंस बैक कर सकता है, मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी 3 महीने या 6 महीने के लिए अफेक्ट हुई तो दैट विल कम अंडर टेम्पररी डिसेबलमेंट, पर दैट इज दिस टाइप जो आप लोगों ने अभी पढ़ा ये वाला।
ठीक है। तो 3 महीने 6 महीने तक उसकी अर्निंग कैपेसिटी हुई, वंस ही बाउंस बैक उसका वापस से अर्निंग कैपेसिटी सेम हो गया। बट इधर बोला ना, इधर तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी परमानेंट रिड्यूस हो गई है, बिल्कुल भी अगर वो ऑपरेशन करता है जो भी करता है उसके बाद में भी वो ठीक नहीं होने वाला, इसकी वजह से इधर परमानेंट नुकसान हो गया है। तो एक हाथ में कुछ हो गया या ऐसे ऐसे ना, आपको एक लिस्ट दिया हुआ है उसके अंदर हम लोग आएंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू समझो। तो पार्शियल बोला तो परमानेंटली अर्निंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड, ओके। अब परमानेंट टोटल बोला तो 100% ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी इज खत्म, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, आगे की जो डेफिनेशन आप लोगों को आने वाली है वो, ओके। अब आप लोगों को ना एक शेड्यूल दिया हुआ है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में कौन सी इंजरीज आएगी और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में कौन सी इंजरीज आएगी, ठीक है। हम उसको देखते हैं एक बार, बट है ना बहुत लंबा सा लिस्ट है तो याद रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आपको ओवरव्यू अपनी डेफिनेशन में ये चीजें याद रखनी है तो तुमको याद रहेगा कि कब कौन सा डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलते हैं, फिर हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में तुमको वो शेड्यूल बताते हो, ठीक है। अब फटाफट से, तो हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट इंजरी का डेफिनेशन, इंजरी मतलब हो गया उसको चोट लग गई, अभी चोट लगी या फिर उसको कोई डिजीज हो गई, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई, ठीक है। अब ये दोनों चीज कैसे हुआ है, तो नाम में लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट यानी अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब दो टाइप की इंजरी हो सकती है, या तो डिसेबलमेंट या डेथ। डेथ बोला तो आगे का मैटर खत्म, ठीक है। डिसेबलमेंट बोला तो डिसेबलमेंट दो टाइप के, परमानेंट टेम्पररी। परमानेंट के फर्दर दो टाइप, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। तो पहले टेम्पररी वाले को खत्म करते हैं। टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए, जब तक हमारा एम्प्लॉय ठीक नहीं हो जाता पूरा तब तक उसकी अर्निंग कैपेसिटी में इंपैक्ट आएगा, बट जब वो ठीक हो जाएगा पूरा तब तो उसका पूरा नॉर्मल वापस से काम कर सकता है, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी जैसी थी ऐसी वैसी वापस हो जाएगी, उसको हम लोग टेम्पररी बोलेंगे, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है। अब अगर आप परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की बात करते हो, टोटल वर्ड यूज किया मतलब 100% ऑफ द कैपेसिटी इज इंपैक्टेड। अगर हमने पार्शियल बोला तो परमानेंट टाइम पीरियड के लिए उसकी अर्निंग कैपेसिटी इज रिड्यूस, ठीक है। तो इधर वर्ड याद रखना रिड्यूस, इधर याद रखना 100% लॉस, ओके। अब मुझे ये समझना है कि क्या हमारे पास में कोई लिस्ट ऑफ इंजरीज है क्या ऐसा जिसको हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि अगर उसको ये इंजरी हुआ तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया, उसको वो इंजरी हुई तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया। क्योंकि समझो अगर हमने इतना लिख के छोड़ दिया होता तो हमारा तो एम्प्लॉयर क्या करता, फिर जितना उसको कम नुकसान या जितना उसको कम बेनिफिट देना पड़े वो तो ऐसे ही बोलेगा ना कि इसको तो इतनी सी ही चोट आई है। तो हमारे ना इसी चैप्टर में हम लोगों ने वो भी लिख दिया है कि कोई स्केड्यूल, एक स्केड्यूल दिया हुआ है आप लोग को, उसके अंदर अगर आप इस लिस्ट ऑफ इंजरीज में फॉलो होते हो तो आप किसके अंदर कैटेगरी में जाओगे, ठीक है। तो अब पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। सी द डेफिनेशन ऑफ अ टेम्पररी डिसेबलमेंट means a condition resulting from an employment injury which requires medical treatment and renders an employee as a result of such injury temporarily incapable of doing the work which he was doing prior to or at the time of the injury. So अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखे कि उसको फ्रैक्चर आ गया पैर में और 3 महीने के लिए डॉक्टर ने उसको बोला सर्जरी करना है और बेड रेस्ट लेना है, 3 महीने तक उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, 0 अफेक्टेड रहेगी। अब 3 महीने के बाद अगर उसका फ्रैक्चर ठीक हो जाता है और वो बाउंस बैक करता है तो अब उसका डिसेबलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हो गया ना, अब तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल, ठीक है। सो एन एम्प्लॉई गेट्स फ्रैक्चर ऑन लेग्स एंड डॉक्टर आस्क्ड फॉर 3 months रेस्ट एंड सर्जरी, बराबर। अच्छा, टेम्पररी डिसेबलमेंट का स्केड्यूल नहीं है, जैसे परमानेंट का है ना वैसा उसका स्केड्यूल नहीं है, उसको आप लोग इस एग्जांपल से याद रखो, ठीक है। अब आ जाओ हमारे परमानेंट डिसेबलमेंट पे। नाउ सी द परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ द परमानेंट नेचर, such disablement as reduces the earning capacity of an employee in every employment which he was capable of undertaking at the time of accident resulting into that disablement. Every injury specified in part 2 of 4th schedule shall be deemed to be in result of that permanent partial disablement. अब क्या है 4th schedule, उसको हम लोग देखेंगे ये डेफिनेशन को पढ़ने के बाद में, ठीक है। अब आप लोगों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ऊपर 4th शेड्यूल था, इधर भी 4th शेड्यूल का रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन वहां पे पार्ट 2 था, यहाँ पे आप लोगों को पार्ट 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
permanent total disablement, such disablement of a permanent nature again as incapacitates an employee for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement. Last वाला line देखो, where the aggregate percentage of loss of earning capacity amounts to 100%. ठीक है, ऊपर आप लोगों को क्या बोला था, it reduces, परमानेंटली रिड्यूस कर देता है, इधर बोला परमानेंट तो है ही बट 100% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो जाती है. अब उन्होंने बोला ऐसी कौन सी इंजरी है, तो ऐसी वो इंजरीज है जो पार्ट 1 ऑफ 4th शेड्यूल में लिखी हुई है. ठीक है, और एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2. कौन सा वाला पार्ट 2 जो अभी ऊपर आया था वो वाला, कुछ समझ रहा है क्या? ठीक है, अब एक बार है ना हम लोग वो शेड्यूल को देखते हैं, एक ही सेकेंड दो मुझे. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया अभी तक? एनी डाउट स्टिल हियर? ओके डन. ये उस कोड का बेयर एक्ट है. ठीक है, अब आपने कौन सा स्केड्यूल बोला, 4th शेड्यूल बोला. अभी देखना आपको 4th शेड्यूल दिखेगा डायरेक्टली लास्ट में, दिख रहा है, डायरेक्टली जाते हैं उस 4th शेड्यूल पे. ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड एंड दिस इज योर 4th शेड्यूल. मिला? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिया हुआ था. अच्छा, पार्ट 2 में क्या लिखी हुई थी, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट वाली इंजरीज. दिख रहा है, लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. ठीक है, परमानेंट टोटल में क्या दिया हुआ था, पार्ट 1 ऑफ द सेम शेड्यूल मतलब 4th शेड्यूल. देखो, लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम टू बी रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट. ओके, कुछ देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज हुआ है यहाँ पे. तो पहले ना परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की बात करते हैं, ज्यादा सीरियस नेचर की है ना. देखो, लॉस ऑफ बोथ द हैंड्स और एम्पुटेशन एट हायर साइड्स, loss of hand and a foot, double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot, loss of sight, very severe facial disfigurement, absolute deafness. अब देखो सामने क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हर जगह क्या दिख रहा है. अभी किसी का अगर एक हाथ पैर या ऐसा सब कुछ टूट जाएगा तो भाई क्या ही होगा, उसके बाद में 100% ही अफेक्ट होने वाला है ना. तो यहाँ पे वो दिया हुआ है. अब पार्शियल डिसेबलमेंट की कुछ इंजरी देखो, तो देखो ऑब्वियसली तुमको इतना बड़ा शेड्यूल या लिस्ट याद नहीं होगी, ये देखो इतनी सारी. ठीक है, तो नॉर्मल दो तीन जो याद रहेगी वो बस रखना याद. और डेफिनेशन आई ना तो आप लोगों को ये लिस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू राइट पार्ट 1 ऑफ 4th शेड्यूल, पार्ट 2 ऑफ 4th शेड्यूल, बट फॉर योर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू दिस. अभी देखो क्या लिखा हुआ है, loss of thumb, loss of 4 fingers of one hand, loss of 3 fingers of one hand, loss of 2 fingers of one hand. दिख रहा है ये सारे, इसको बोला जाता है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. ठीक है, ये देखो सारे की सारी चीजें. See this. Other injuries, loss of one eye without complication, loss of vision of one eye, loss of partial vision. See this. ये सारी आप लोगों की इंजरीज दी हुई है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना कितना अच्छा चीज किया है वो लोगों ने, ये परमानेंट पार्शियल वाली है ना, तो उसके सामने देखो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी परसेंटेज वाइज कितना होगा वो भी लिखा हुआ है. ओके, तो इसको बोला जाता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. ठीक है, तो ये है तुम्हारा पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल, दिस इज पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल. ठीक है, कौन सा शेड्यूल पढ़ रहे हो आप लोग, 4th शेड्यूल. समझ में आया इतना? तो नाउ समराइजिंग द एंटायर डेफिनेशन, योर डेफिनेशन सेज दैट एम्प्लॉयमेंट इंजरी से इसको लिंक करेंगे. एम्प्लॉयमेंट इंजरी वाला डेफिनेशन हम लोगों ने कर लिया पहले. इंजरी की वजह से होगी दो चीजें, या तो सीधा डेथ तो केस खत्म, अगर हुआ इंजरी तो इंजरी होगी दो टाइप की, डिसेबलमेंट होगा, एक तो परमानेंट एक टेम्पररी. परमानेंट हुआ तो फर्दर 2 टाइप्स, पार्शियल एंड टोटल. टेम्पररी हुआ तो टेम्पररी है, उसके आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. टेम्पररी नाम में दिया हुआ है, मतलब हुआ शॉर्ट टर्म के लिए. ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म अर्निंग कैपेसिटी पे इंपैक्ट आएगा, मतलब जब तक एम्प्लॉय ठीक ना हो जाए तब तक उसकी अर्निंग कैपेसिटी वुड बी इंपैक्टेड. अगर हम लोग परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप वर्ड कौन सा यूज करोगे, रिड्यूसेस और 100%. इट विल बी पार्शियल है ना, तो इट विल बी रिड्यूसेस, अर्निंग कैपेसिटी में रिडक्शन. ठीक है, परमानेंट टोटल बोला तो 100% लॉस इन द अर्निंग कैपेसिटी. ठीक है, और दोनों के नाम के आगे ही परमानेंट दिया हुआ है, मतलब ये परमानेंट नेचर का है.
इतना क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वी क्लियर विद दिस? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट डेफिनेशन. आप लोगों ने अभी 3 डेफिनेशन लिखा, परमानेंट टोटल, परमानेंट पार्शियल एंड टेम्पररी डिसेबलमेंट. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलो नेक्स्ट दो सेट ऑफ डेफिनेशन इज अबाउट प्लेटफॉर्म वर्क एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर. अभी किसको बोलोगे प्लेटफॉर्म वर्क? जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो कौन हो गए प्लेटफॉर्म वर्कर? या प्लेटफॉर्म वर्क मतलब क्या? एग्रीगेटर. एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे हमारे डिलीवरी पार्टनर्स रजिस्टर करते हैं और वो आगे की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको आप लोग क्या बोलोगे? प्लेटफॉर्म वर्क. यानी प्लेटफॉर्म वर्क, वो जो काम करेंगे वो होगा आप लोग का प्लेटफॉर्म वर्क, और जो वर्कर ये काम करेंगे उसको आप लोग बोलोगे दैट इज प्लेटफॉर्म वर्कर. मैंने बताया तुमको फोटो दिखाई थी कुछ, देखो तुमको वापस दिखाती हूँ मैं. ये देखो, ये एग्रीगेटर है ना हमारा. एग्रीगेटर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, आपके बेस पे उनको ये देता है, वो हो गया आप लोगों का प्लेटफॉर्म वर्क एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन बात कर रहा है अबाउट, अच्छा क्या यहाँ पे ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है क्या? गिग वर्कर में था क्या? नहीं. ये सारे ना अनऑर्गेनाइज और नए टाइप के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थे, पहले के जैसे नहीं कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होगा. तो यहाँ पे भी ना देयर इज नो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. रजिस्टर करने का, जितने टाइम के लिए काम किया उतने टाइम के लिए काम करके पॉइंट्स वगैरह जमा करने के सैलरी वगैरह मिलेगा, उसके बाद दे कैन स्विच टू द अदर जॉब ऑल्सो. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेटफॉर्म वर्क. नाउ सी द वर्क अरेंजमेंट इज अगेन आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन विच द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल uses the online platform to access the other organizations or individual to solve a specific problem or to provide a specific service. अब जो सारे लोग ये काम करेंगे उसको आप लोग प्लेटफॉर्म वर्कर बोलोगे. सिंपल, इजी. अब डेफिनेशन काफी सिंपल है, बट इतना डेफिनेशन क्यों दिया हुआ है? बिकॉज आपको आएगा आगे जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट्स है ना सोशल सिक्योरिटी के, वो इन सारे वर्कर्स को मिलने वाली है, इसीलिए आप लोगों को ये डेफिनेशन जानना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ सीजनल फैक्ट्री. नाम में दिया हुआ है सीजनल फैक्ट्री. अच्छा, फैक्ट्री का मतलब हम लोगों को जानते हैं हम लोग अच्छे से. फैक्ट्री मतलब क्या? प्रेमाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द एड ऑफ पावर, विदाउट द हेल्प ऑफ पावर, इसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं. फैक्ट्री के आगे वर्ड क्या यूज किया है? सीजनल. मतलब क्या होगा सीजनल फैक्ट्री? मतलब कुछ स्पेसिफिक सीजन, जैसे सीजनल बिजनेस बोलते हैं वैसे सीजनल टाइम के लिए चलने वाली फैक्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज योर सीजनल फैक्ट्री. अब सीजनल बोला तो क्या साल के 12 महीने चलेगी? नहीं, कुछ स्पेसिफिक मंथ्स के लिए ही चलेगी. तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक मंथ्स है मैक्सिमम 7 मंथ्स. ओके, तो सीजनल फैक्ट्री अगर आप लोगों को बोलना है तो सीजन से तो मुझे नाम में समझ में आ रहा है कि साल के 12 महीने तो ये चलने वाली नहीं है. तो कितना महीना काम करेगी? मैक्सिमम. साल में 12 महीने से मैक्सिमम 7 महीने के लिए ये लोग काम करेंगे. ठीक है, अब देखो हर एक चीज का एक सीजन होता है. ओके, उस सीजन में ही वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करने का, हार्वेस्टिंग करने का, वो सब काम करती है. जैसे ही सीजन खत्म वो लोग पूरा का पूरा प्रोडक्शन रखते हैं, सीजन खत्म वो सारा जो गुड्स बन गया देन वो पूरे साल उस गुड्स को सेल करने का काम करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सीजनल फैक्ट्री. ठीक है, अब ये लोगों ने ना यहाँ पे कुछ वर्ड यूज किए हुए. लेट्स सी दिस. एक ही सेकेंड दो मुझे. हुआ चालू, चलो बेस्ट. Now see, the factory which is exclusively engaged in one or more of the following manufacturing process. कॉटन गिनिंग समझता है तुमको? रॉ कॉटन होती है ना, रॉ कॉटन, उसको प्रोसेस करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यूज करने जाते हैं ना उसको कॉटन गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, कॉटन एंड जूट प्रोसेसिंग समझेगा, अगेन इट इज रिलेटेड टू योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, ये डेफिनेशन खत्म करते हैं फिर मैं करती हूँ उसको. ठीक, डिकोर्टिकेशन ऑफ ग्राउंड नट्स. ग्राउंड नट्स मूंगफली पता है, वो जो अपने लोग पीनट्स खाते हैं वो वाली नहीं, वो जो मूंगफली आती है ना जिसको हम लोग रोस्ट करके वो खाते हैं. अभी इसको कैसे बोलने का अभी है ना, वो वाले जो ग्राउंड नट्स होते हैं ना उसमें से हम लोग वो पीनट्स को बाहर, मूंगफली को निकालते हैं ग्राउंड नट, एंड उस चीज को फिर हम लोग ऑयल प्रोसेसिंग करने में और अलग अलग काम में यूज किया जाता है. उसको डिकॉर्टिकेशन ऑफ ग्राउंड नट्स बोलते हैं. तो मैं तुमको पिक्चर्स दिखाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझेगा. अब ये सारे ना सीजनल फैक्ट्री के अंदर आते हैं. क्या हो रहा है इसको? अब याद आया तुमको? अब इसको ना इसमें से वो ग्राउंडनट सेपरेट करके ऑयल प्रोसेसिंग जो करते, ग्राउंडनट ऑयल आता है जो खाने में यूज किया जाता है,
उस सारे अलग अलग काम के लिए उसको यूज किया जाता है. तो इट्स अगेन अ काइंड ऑफ दैट प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ओनली. तो इसको डिकॉर्टिकेशन ऑफ ग्राउंड नट्स बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा. देन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो, पता है तुमको इंडिगो डाइज यूज होता है, ब्लू कलर का डाई आता है वो. लैक sugar including wood or any other manufacturing process which is incidental to or connected with any of the aforesaid processes, and it includes the factory which is engaged in the period not exceeding 7 months in a year in a manufacturing process. अब तुमको अगर सीजनल फैक्ट्री का डेफिनेशन आया तो ये लाइन तो कंपलसरी आनी ही चाहिए, दिस वन. एंड इसमें से जो तुमको नाम याद रहेंगे ना, एक आध दो नाम मिस हुआ चलेगा, ये वाला मिस आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलेंगे सीजनल फैक्ट्री. दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको. सीजनल फैक्ट्री मतलब जो एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करे, विच इज कॉटन गिनिंग, डिकॉर्टिकेशन ऑफ ग्राउंड नट्स, कॉटन एंड जूट प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फैक्ट्री विच इज डूइंग द वर्क बट नॉट fully 12 months in a year. It will be doing the work for a maximum 7 months in a year. That is also called as your seasonal factory. Clear है? Next देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. अभी सारी डेफिनेशन आप लोगों को देखोगे ना तो सब एस 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 वाली डेफिनेशन है. नाउ सी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, नाम से क्या समझ में आ रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आत्मनिर्भर वर्कर, बोलू खुद काम कर रहा है वो वाला वर्कर, दैट इज कॉल्ड एज योर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. अच्छा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बोल सकते हैं, जैसे गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर बोल सकते हैं ना. ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो है नहीं, तो ये हो गए ना सारे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, होम बेस्ड वर्कर, ये सारे लोग आप लोगों के इसमें इंक्लूड होंगे. तो एनी पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉयर, ठीक है, बट हाँ इसको भी बोल सकते हो, बट एंगेजेस हिमसेल्फ इन एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दैट विल बी कॉल्ड एज योर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. ओके, नेक्स्ट देखो सिकनेस. अब इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत है. सिकनेस का मतलब क्या हुआ? बीमारी. आज हम बीमार है, आज हमको थोड़ा सा बुखार लग रहा है, आज हमको ठीक नहीं लग रहा है, आज पेट दुख रहा है, इसलिए मैंने कॉलेज की छुट्टी ले लिया, मैंने लेक्चर का छुट्टी ले लिया, तो बीमारी हुई बीमारी. अब वो बीमारी हाँ तो एक्चुअल बीमारी हो सकती है, या तुमने कुछ ना कुछ बहाना बनाया होगा कि मुझे आज क्लास नहीं जाना है, मुझे कॉलेज नहीं जाना. स्कूल में जो हम लोग रोज हमारा सुबह उठ के पेट दुख जाता था या सर दुख जाता था, बारिश के टाइम पे ऐसी चीजें खास एकदम ज्यादा होती थी ताकि हम लोग घर बैठे बैठे कार्टून देख सके, दैट इज कॉल्ड एज सिकनेस. सिकनेस मतलब हुई बीमारी. अब बीमारी की मतलब वजह से क्या होगा? अभी वो हमारा एम्प्लॉय भी क्या करेगा? काम से तो छुट्टी लेगा ना, मतलब काम से तो एब्सेंट ही रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग सिकनेस. अच्छा, वापस हमने सिकनेस का डेफिनेशन आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? याद करो वापस से. ईएसआई का बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे हम इसको. तो हमने इंजरी तो पढ़ ली थी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द सिकनेस. तो अगर जेन्युइनली हमारा एम्प्लॉय बीमार है और वो बीमार इसीलिए पड़ रहा है काम की वजह से, तो फिर उसको भी वापस से इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ईएसआई का बेनिफिट मिलेगा. दैट्स व्हाई सिकनेस का डेफिनेशन इज गिवन हियर. समझ आया? अब देखो बस अभी थोड़ी सी डेफिनेशन और है, फिर हम लोग चैप्टर्स चालू करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो. और now see the condition which requires medical treatment and attendance and it necessitates absenteeism from work on medical ground. छुट्टी लिया, किस वजह से छुट्टी लिया है? बीमार पड़ गए, इसके लिए छुट्टी लिया है. अच्छा, तुम जेन्युइनली बीमार पड़े होगे तो क्या करोगे? सबसे पहले डॉक्टर को दिखाने जाओगे, तो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ द डॉक्टर, जिसकी वजह से आप काम से छुट्टी ले रहे हो ऑन द मेडिकल ग्राउंड, इज कॉल्ड एज योर सिकनेस. ठीक है, नेक्स्ट देखो सोशल सिक्योरिटी. कोड का नाम क्या है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी. आ गया सोशल सिक्योरिटी का डेफिनेशन. अभी तक जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब सोशल सिक्योरिटी का सिर्फ मीनिंग समझा था कि ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से ये सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट देना पड़ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेनिफिट किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को. कौन देगा? हमारा एम्प्लॉयर. कब देगा उनको ये चीजें? जब ना हमारे एम्प्लॉय की लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो रही है, या जो वो पहले काम कर पा रहा था अब वो काम नहीं कर पा रहा. क्यों नहीं कर पा रहा? आइदर वो बीमार हो गया है, या उसको इंजरी हो गई है, या काम करते के दौरान उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया है. इस सब की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, हम लोग को उसको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट देना है. दूसरा बेनिफिट, रिटायरमेंट के बाद वो काम कंटिन्यू करेगा? नहीं. अब काम नहीं कंटिन्यू करेगा मतलब उसको पैसा मिलने वाला नहीं है, बट क्या उसके खर्चे बंद हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नो. तो उस रिटायरमेंट के लिए हम लोगों को उसको बेनिफिट प्रोवाइड करना है. रिटायरमेंट के जैसा एक और टर्म है, आपने सुना होगा सुपर एन्युएशन. अभी वो और उसका भी डेफिनेशन आएगा नीचे. तो सुपर एन्युएशन के टाइम पे भी अगेन काइंड ऑफ अ रिटायरमेंट ही है ना, उसके बाद तो वो काम नहीं करने वाला.
तो अलग अलग टाइप के फंड विच इज योर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी बनाए हुए हैं, और सिकनेस और इंजरी और मैटरनिटी बेनिफिट के लिए हम लोगों ने ESI बनाया हुआ है। इस सारे बेनिफिट्स और फंड को अगर आप कंबाइन करोगे तो एक एम्प्लॉय के लिए वो सोशल सिक्योरिटी हो गया। मतलब समाज में रहने के लिए जो उसको खर्चे अंडरटेक करने पड़ेंगे ड्यू टू द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी और मे बी ड्यू टू रिटायरमेंट और ओल्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट। समझ में आया? चलो, सो दिस सी दिस मीन्स ऑफ मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय बोला तो हमारे सारे के सारे एम्प्लॉय आ गए, नॉर्मल एम्प्लॉय भी आ गया जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है, अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर भी आ गया। अब अपने उसको क्या देना है? हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उसको इनकम का सिक्योरिटी देना है। अच्छा, कब चाहिए रहेगा उसको ये सब चीजें? बीमार होगा तभी उसको हेल्थ केयर सर्विस चाहिए रहेगी, इंजरी होगी तभी उसको हेल्थ केयर सर्विस चाहिए रहेगी। इनकम सिक्योरिटी कब चाहिए रहेगी? ओल्ड एज हो रहा है, बुढ़ापा, काम तो नहीं कर पाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सब लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है और उसका खुद का ही एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया तो उसको चाहिए। इनवैलिडिटी, मैटरनिटी बेनिफिट एंड लॉस ऑफ अ ब्रेड विनर बाय मीन्स ऑफ राइट्स कन्फर्ड ऑन हिम और ऑन देम। लॉस ऑफ ब्रेड विनर मतलब हाँ, घर में सिर्फ एक बंदा, एक सोल मेंबर जो कमाने वाला है और उसी का ही जॉब चला जाए या उसी को ही कुछ नुकसान हो जाए तो भाई इनकम सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने सारे डिपेंडेंट लोग हैं, इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनका क्या होगा? समझ आया? उसको हम लोग बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन। अब है ना, इसके आप लोग सिर्फ नाम याद रखोगे क्योंकि डेफिनेशन बोलता है कि सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी। ओके, अब ये जो सोशल सिक्योरिटी के लिए हमने जो बार बार ESI, EPF, ग्रेचुइटी ये सब सुन रहे हैं, ये किसी ने तो बनाए होंगे, किसी ने मतलब हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाई रहेगी। एंड जो फंड अक्यूमुलेट होता है वो हम लोग फंड हमारे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को तो नहीं देने वाले, मतलब फंड कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी मेंटेन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रहा है। तो कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स को मेंटेन करता है और टाइम टू टाइम इस सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स को पास ऑन करता है टू अवर एम्प्लॉय? उस सारी ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग बोलोगे सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ध्यान से सुनना, अभी है ना ESI के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, EPF के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है। देन आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आएगी एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी जो प्योरली एंड प्योरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये है कि वो सारे एम्प्लॉइज के, सारे टाइप के एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स पास ऑन कर पाए, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली काम करे। तो यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ नाम दिखेंगे, देखो इतने सारे नाम दिख रहे हैं। अब जब हमारी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद में चैप्टर 2 आएगा आप लोगों को। उस चैप्टर 2 का नाम ही है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये हुआ, ये जितने नाम है ना, इस सब नाम के ऊपर आप लोगों को एक एक शॉर्ट नोट पढ़नी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका कंपोजिशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, इनके फंक्शंस क्या होंगे। तो अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखो, सब चीजें डिटेल में आएगी इन योर चैप्टर नंबर 2। ओके, नाम क्या दिया हुआ है देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, नाम से समझ में आ रहा है ये EPF के लिए बनी है। देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नाम से समझ में आ रहा है दैट इज योर ESIC, ठीक है। देन आ गया नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, देन स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, देन यू हैव स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये सारे के बारे में इन शॉर्ट आप लोग पढ़ोगे 5 शॉर्ट नोट। एंड लास्ट में दिया हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाता है या कोई SPV बनाता है, व्हाट इज SPV? यस, कोई ऐसी स्पेशल पर्पस व्हीकल या एंटिटी बनाता है फॉर द पर्पस ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, देन दिस आल्सो विल बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? तो नाम कैसे याद रखोगे? पहली 2 ऑर्गेनाइजेशन EPF एंड ESIC, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, एक नेशनल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। देन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर स्टेट लेवल पे, एंड लास्ट में लिख देने का एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और SPV क्रिएटेड बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल। नेक्स्ट देखो सुपरएनुएशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरएनुएशन? काइंड ऑफ अ रिटायरमेंट बट इट इज रिटायरमेंट बिफोर एज, ठीक है। मतलब अगर हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब वो ज्वाइन किया था
और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एज एंड व्हेन द एम्प्लॉई अटेन्स द एज ऑफ 50 years ही विल रिटायर फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमारा एम्प्लॉय काम किया हर साल उसका बर्थडे आया और एक दिन उसका बर्थडे आया एक साल में, जब वो 50 साल का हो गया, क्या करने का फिर? काम छोड़ के आप चले जाओगे, उसको बोला जाता है सुपर एनुएशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो नॉर्मल रिटायरमेंट एज ज्यादा हो सकती है, 58 years हो सकती है, 6 years, whatever may be, but this retirement is expressly fixed by your contract and you will retire once you attain that age। उसको बोला जाता है सुपर एनुएशन। तो इसको बोलेंगे हम लोग रिटायरमेंट बिफोर एज। और आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, अब चैप्टर नंबर 3 आप मुझे देख के बताओगे कौन सा वाला, ईपीएफ वाला कि ईएसआई वाला? इधर हम लोग शॉर्ट में उसको लिख देंगे। सो फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर नंबर 3 हम लोग यहाँ पे सुपर एनुएशन की एज जो कंसिडर करेंगे वो होगा 58 ईयर। समझ में आया? तो सुपर एनुएशन किसको बोलोगे? देखो, अटेनमेंट बाय द एम्प्लॉय ऑफ सच एज as it is fixed in the contract or condition of the survey. Now, as the age on the attainment of which the employee shall vacate the employment. And now, for the purpose of chapter number 3, we will consider the superannuation age as 58 years. फटाफट से देख के बताओ चैप्टर 3 कौन सा है, ईएसआई की ईपीएफ? तो वो हुआ तुम्हारा मतलब ईपीएफ के लिए आप जो सुपर एनुएशन को कंसिडर करोगे, इट विल बी फॉर अ एज ऑफ 58 ईयर। क्लियर विद दिस? तो कितनी डेफिनेशन किया हम लोगों ने? पहले हम लोगों ने किया विद द डेफिनेशन ऑफ प्लेटफॉर्म वर्क एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है, देन आएगा आपका सीजनल फैक्ट्री। क्या याद रखोगे इसमें? नॉट एक्सीडिंग 7 months इन अ ईयर इंक्लूडेड इन योर सीजनल फैक्ट्री। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बोला तो अगेन आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देन सिकनेस बोला तो बीमार हो गया मतलब काम से एब्सेंट रहेगा, और बीमार हुआ है मतलब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस की जरूरत है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बोला तो हम अपने एम्प्लॉयज को क्या करना चाहते हैं? प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर इनमें से कुछ फॉलोइंग इवेंट्स हुआ तो मतलब ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, इंजरी और एनी ऑफ सच इवेंट, देन हमारे एम्प्लॉयज को मिलेगा प्रोटेक्शन। किस चीज का प्रोटेक्शन? तो आइदर उसको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगी या उसको इनकम सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, देन आप लोगों ने पढ़ा अबाउट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो चैप्टर 2 में डिटेल में कवर किया हुआ है कि सबकी शॉर्ट नोट में कौन कौन आएंगे। तो पहला आप लोग लिखोगे ईपीएफ के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईएसआई के लिए लिखोगे ईएसआईसी विच इज योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। थर्ड एंड फोर्थ विल बी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, एक नेशनल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए स्टेट लेवल पे, एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीवी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुपर एनुएशन दैट इज रिटायरमेंट बिफोर एज। फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर नंबर 3 विच इज योर ईपीएफ, द रिटायरमेंट एज इज फिक्स्ड एट 58। सॉरी, रिटायरमेंट नहीं वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, हम लोग सुपर एनुएशन ही बोलेंगे। एंड सुपर एनुएशन का मतलब क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इस एज तक काम करेंगे, मतलब एंड देन व्हेन ही अटेन द एज ऑफ दिस he has to vacate the employment। क्लियर हुआ? चलो लेट्स राइट नाउ फटाफट अंदर के कोड का। सो लेट अस फिनिश द रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन। चलो अब आप लोगों ने क्या क्या लिख दिया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अपना डिपेंडेंस एंड फैमिली का डेफिनेशन बाकी है ना? चलो अभी सुनो, डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? देखो काफी बड़ी लिस्ट है, याद रखनी पड़ेगी हम लोगों को। पहले समझो व्हाट इज डिपेंडेंस, व्हाट इज फैमिली मेंबर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, डिपेंडेंस बोला तो अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन एम्प्लॉय या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला वर्कर, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला वर्कर। ठीक है, तो अगर आप एम्प्लॉय की बात करो कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर की बात करो, डिपेंडेंस मतलब क्या हुआ? यस, तो जो एम्प्लॉय पे या अनऑर्गेनाइज वर्कर पे अर्निंग मतलब फाइनेंसिस के लिए, ठीक है, खर्चों के लिए डिपेंडेंट है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? डिपेंडेंस। ठीक है, अब सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंस की डेफिनेशन में आए। देखो फैमिली मेंबर्स बोल सकते हो, बट उस फैमिली मेंबर्स में से जितने लोग इस एम्प्लॉय पे या वर्कर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड, उसको आप लोग डिपेंडेंस की डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे। तो डिफरेंस क्या हुआ? जब आप डिपेंडेंस की डेफिनेशन पढ़ोगे तो दैट मींस दैट जो भी हमारे एम्प्लॉयर एंड वर्कर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द पर्पस ऑफ द सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड, जैसे मतलब एम्प्लॉय अभी जो कमा रहा है वो आके अगर अपनी फैमिली मेंबर को दे देता है, अब वो फैमिली मेंबर का उन्हीं पैसों से गुजारा चल रहा है, तो वो लोग डिपेंडेंट भी हुए, वो लोग उसके फैमिली मेंबर्स भी हुए। ठीक है, अब अपना एम्प्लॉय रह रहा है दो फैमिली मेंबर के साथ में जो फुल्ली डिपेंडेंट है इस एम्प्लॉय के ऊपर,
तो ये अपने डिपेंडेंट्स की भी डेफिनेशन में आएंगे, फैमिली की डेफिनेशन में भी आएंगे। अब इन दो के अलावा हमारे एम्प्लॉय के दूर दूर के बहुत सारे रिलेटिव्स है, बहुत सारे लोग और भी है, तो वो लोग फैमिली मेंबर्स मतलब फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे, बट डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। समझ आया? तो पहले अपने पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन डिपेंडेंट। हर जगह आप लोगों को वर्ड क्या यूज होता हुआ दिखेगा, फुल्ली डिपेंडेंट और पार्शियली डिपेंडेंट और होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ एन एम्प्लॉय और द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जब फैमिली की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको उधर डिपेंडेंट वर्ड दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है, बिकॉज वही है ना। तो ओवरऑल अगर आप कॉमन डेफिनेशन की बात करोगे तो वो हुए फैमिली मेंबर, उसका एक सबसेट कौन हुआ, डिपेंडेंट। और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, हमारे एम्प्लॉय के ऊपर या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के ऊपर, ठीक है। सॉरी। अब देखो किसको इंक्लूड करना है आप लोगों को, यहाँ पे वो देखना, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, सन, डॉटर, सब लोगों को इंक्लूड करना है। अब लेजिटिमेट सन डॉटर वो लोग भी इंक्लूड होंगे, इलेजिटिमेट भी इंक्लूड होंगे, अडॉप्टेड होंगे तो भी इंक्लूडेड होंगे। समझ आया? बिकॉज अल्टीमेटली हमको देखना क्या है, अर्निंग पे डिपेंडेंट है ना, तो वो लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, अडॉप्टेड कुछ भी होगा वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। सन, डॉटर, फादर, मदर, विडोड मदर, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड हियर, ठीक है। अब देखो आप लोगों को नाम में दिख गया स्टार्टिंग में सन एंड डॉटर, देखो लेजिटिमेट अडॉप्टेड दोनों आ गया, नीचे आप लोगों को इलेजिटिमेट भी दिख जाएगा, ठीक है। देन विडोड मदर, विडो, वो सब लोग भी आ गए। अब देखो वर्ड यूज होना चालू हो गया, इफ होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, ठीक है। तो लेजिटिमेट, अडॉप्टेड, सन, डॉटर, अगेन अब ये लोग है ना अबाउ 18 ईयर्स है, दे आर एडल्ट बट दे आर होली डिपेंडेंट ऑन अवर एम्प्लॉय हिमसेल्फ, तो वो लोग भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएंगे। अब वापस वर्ड यूज क्या किया, देखो इफ होली और पार्टली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, वापस देखो विडो आया, पेरेंट आया, इलेजिटिमेट सन, इलेजिटिमेट डॉटर, मैरिड डॉटर, माइनर ब्रदर, सिस्टर, विडोड सिस्टर, माइनर, सारे लोग इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब ऑल्सो इंक्लूड विडो डॉटर इन लॉ, माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज सन, एम्प्लॉय का सन है और सन का बच्चा है। अब जो वो सन था ना उसका डेथ हो गया या जो भी है, तो वो जो चाइल्ड है वो भी हमारे एम्प्लॉय के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो वो भी इधर इंक्लूड होगा। माइनर चाइल्ड ऑफ, अब सन का बोला तो डॉटर का भी इंक्लूड होगा, एंड ग्रैंड पेरेंट इफ देयर इज नो पेरेंट अलाइव देयर, ठीक है। अभी याद कैसे रखोगे, जनरल डेफिनेशन में आप लोगों को लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, अडॉप्टेड, सन, डॉटर, उसका बच्चा, देन मदर, फादर, दैट इज विडोड मदर एंड ऑल दैट विल बी इंक्लूडेड, एंड लास्ट में आप लोग लिख सकते हो ये वाले पॉइंट्स, तो ये वाले पॉइंट्स को याद रखना। तो ये सारे के सारे हुए आप लोगों की डेफिनेशन ऑफ अ डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्यों दी हुई है, यस, ईएसआई याद आया आप लोगों को, ईएसआई की बात करें या ईपीएफ की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिलने वाला है एक फंड, यहाँ पे भी मिलने वाला है एक फंड, अच्छा ग्रेचुइटी की बात करेंगे उधर भी फंड मिलने वाला है, ठीक है। अब ईएसआई में था इंजरी, ठीक है, इंजरी में एक वर्ड यूज किया था हम लोगों ने, डेथ। अब डेथ हुआ एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉयर का ये बोलेगा कि भाई एम्प्लॉय का तो डेथ हो गया है, तो अब इंश्योरेंस का पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, तो उस सारे केसेस में किसको वो पैसा दिया जाएगा, एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स को वो पैसा मिलेगा। एंड वन मोर गुड थिंग हियर इज, ईएसआई का जो बेनिफिट है ना, अभी तक आप लोग ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, दैट्स फाइन, आप लोगों को लगेगा कि वो इंश्योरेंस की वजह से जो चोट लगी है ना, वो सिकनेस या इंजरी, वो पैसा सिर्फ हमारे एम्प्लॉय को मिलने वाला है, बट ईएसआई का जो फंड अक्यूमुलेट होगा ना, अगर हमारे एम्प्लॉय को चोट नहीं लगती या उसको इंजरी नहीं होती, बीमार नहीं होता, फिर भी जो फंड में से ना हमारा एम्प्लॉय पैसा विड्रॉ कर सकता है। किस पर्पस के लिए, अगर एम्प्लॉय को कुछ नहीं हुआ बट उसके डिपेंडेंट या उसके फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, या उनके फैमिली मेंबर को कोई बीमारी हो गई है, तो भी हम पैसा ईएसआई फंड में से ही विड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए डेफिनेशन हैज बीन गिवन ऑफ फैमिली ऑल्सो एंड डिपेंडेंट्स ऑल्सो। कुछ समझ में आया? सेम मैनर में ईपीएफ जमा किया, एम्प्लॉय ने बहुत मेहनत किया, ईपीएफ जमा हुआ, पूरा पैसा अब जमा हुआ, अब अचानक हमारे एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो जो उसका ग्रेचुइटी का और ईपीएफ का फंड अक्यूमुलेट हुआ होगा वो कहाँ जाएगा, वो उसी के डिपेंडेंट या उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे डिपेंडेंट एंड फैमिली मेंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है। कुछ समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अब आप फैमिली का डेफिनेशन देखोगे ना तो भी कुछ सेम चीजें दिखेगी। देखो, means all or any of the following relatives of an again employee or an unorganized worker। देखो पहले तो स्पाउस, पार्टनर आ गया, अगेन वापस लेजिटिमेट, अडॉप्टेड चाइल्ड, डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग, child who is wholly dependent on the earning of an employee, then
वो चाइल्ड जो एजुकेशन रिसीव कर रहा है अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 21 years, अनमैरिड डॉटर, a child who is infirm by reason of any physical or mental disability or abnormality or injury, ठीक है. डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑल्सो इंक्लूडेड. एंड अगर वो हमारा एम्प्लॉय जो है वो अनमैरिड है तो उसके अगर उसके पेरेंट्स अलाइव नहीं है तो उनके माइनर और ब्रदर और सिस्टर भी जो होंगे ना वो भी अगर इसकी डिपेंडेंट है इनकी अर्निंग पे तो वो भी फैमिली की डेफिनेशन में ही इंक्लूड किया जाएगा. तो डिपेंडेंस और इसकी डेफिनेशन में अलग क्या हुआ, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, एंड एक लास्ट वाला पॉइंट. समझा? बाकी का आप लोग सिमिलर चीजें लिखोगे तो चलेगा, ठीक है. तो दैट्स व्हाई बोथ दीज डेफिनेशंस हैव बीन गिवन. अब और कौन सी डेफिनेशन बाकी है हमारी? सीजनल फैक्ट्री पूरा पेज हो गया. अनऑर्गेनाइज सेक्टर किया था हम लोगों ने? नहीं किया था ना. एक ही मिनट रुको. हाँ, अब दो और डेफिनेशन बाकी है हमारी. अनऑर्गेनाइज, तीन और डेफिनेशन, सेक्टर, वर्कर एंड वेज वर्कर, ठीक है. अच्छा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला तो मतलब क्या हुआ? जो कि आप लोगों का ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है. अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है? जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है, जो रजिस्टर्ड होती है वो हो गई आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो हर छोटी छोटी जगह है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है. अब छोटी जगह बोला तो वो लोग कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं? लेस देन 10 वर्कर. क्या कुछ एग्जाम्पल इसके? तो जो वेंडर्स काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, वो लोग यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं. जो छोटी छोटी शॉप्स रन करते हैं वो लोग यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं. इन सारे लोगों को आप लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलोगे, जिसमें छोटा सा सेक्टर, अगेन वो लोग गुड्स या सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं बट दिस इज एन अनऑर्गेनाइज. छोटी सी दुकान या ऐसी कोई जगह, उसको हम लोग बोलेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब छोटी जगह बोली तो हमारे कितने वर्कर्स एम्प्लॉय होंगे? लेस देन 10 वर्कर्स, ठीक है. याद करोगे अगर तुम लोग पॉश एक्ट में उधर हमने एलसीसी कमिटी बनाई थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहां पे भी वर्ड यूज हुआ था एंड पॉश एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर आल्सो, ठीक है. अब जो भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको क्या बोलोगे आप? अनऑर्गेनाइज वर्कर बोलोगे, ठीक है. अच्छा, अनऑर्गेनाइज वर्कर मतलब क्या? वो ही ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में होंगे? नहीं. तो इसमें हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी होम बेस्ड वर्कर, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. क्या वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा? यस. एंड उसके साथ आएंगे वेज वर्कर. वेज वर्कर अब आपको नीचे डेफिनेशन में आएगा. नया बात आप लोगों के लिए ये वाला है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ वर्कर. अब अभी तक तो हम अनऑर्गेनाइज की बात कर रहे थे, यहाँ पे तुमको ऑर्गेनाइज सेक्टर लिखा हुआ दिखेगा, देखो, ठीक है. बट ऑर्गेनाइज सेक्टर सारे वर्कर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो गए. ये लोग ने बोला कि इंक्लूड द वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली विच इज नॉट कवर्ड बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. हम जब वो कोड पढ़ेंगे ना इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला, उसमें आप लोगों को वापस डेफिनेशन आएगा. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के वो एम्प्लॉइज जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कवर नहीं है, वो बेचारे लोग कहाँ जाएंगे? तो अनऑर्गेनाइज वर्कर की डेफिनेशन में आएंगे. दूसरा, और इस कोड के चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 7 में इंक्लूडेड नहीं है वो लोग भी अनऑर्गेनाइज वर्कर में आएंगे, ठीक है. अभी चैप्टर 3 तो क्या था हमारा? ईपीएफ था. एंड चैप्टर 7 जो लास्ट वाले हम लोगों के दिए हुए थे ना, वो यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे. तो अनऑर्गेनाइज वर्कर मतलब सिंपल होम बेस्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज वर्कर. सिंपल, ये तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग. बट ऑर्गेनाइज सेक्टर के भी कुछ लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. एंड वो लोग कौन है? तो वो लोग जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कवर नहीं होते वो वाले, और इस कोड के चैप्टर 3 और चैप्टर 7 में कवर नहीं होते वो वाले. ये बात समझ में आई? लास्ट, अब वेज वर्कर किसको बोलोगे? अभी हमने क्या बोला? वेज वर्कर कौन है? अनऑर्गेनाइज वर्कर है. अनऑर्गेनाइज मतलब कौन से सेक्टर में काम कर रहा है? सिंपल, देखो इसका फर्स्ट लाइन, पर्सन एम्प्लॉयड फॉर रेम्यूनरेशन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने जाओ कि अनऑर्गेनाइज में काम करने के लिए जाओ, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? या तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली या फिर कॉन्ट्रैक्टर इनडायरेक्टली. देखो बराबर. अब हमने ना क्या बोला था यहाँ पे, ये लोग होम बेस्ड वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी इंक्लूडेड है. तो क्या ऐसा जरूरी है कि हमारा वेज वर्कर एम्प्लॉयर के ही प्रेमाइसिस में काम करेगा? नहीं, ठीक है. सो सी, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज प्लेस ऑफ वर्क. बराबर. अच्छा, होम बेस्ड बोला और सेल्फ एम्प्लॉयड बोला तो काइंड ऑफ एक फ्रीलांसर भी हम लोग बोल सकते हैं. तो क्या जरूरी है वो एक ही एम्प्लॉयर के साथ एसोसिएटेड रहेगा एक टाइम पे? नहीं. देखो
वेदर एक्सक्लूसिवली फॉर वन एम्प्लॉयर और फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर, ठीक है, whether as a home based worker, temporary or casual worker, migrant or workers employed by household domestic worker, इसको हम लोग बोलेंगे वेज वर्कर, ठीक है। अच्छा, तुमको वेज वर्कर सुन के शायद क्लिक हो कि जो वेजेस के लिए काम कर रहा है, ऑफ कोर्स यस ओनली, बट इसका ना मोर रेफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू योर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इतनी बात क्लियर है? तो कौन सी डेफिनेशन किया हम लोगों ने लास्ट पे? पहले तो वो डिपेंडेंस एंड फैमिली दो साथ में, और फिर ये पेज की डेफिनेशन तीन साथ में। और ऑर्गेनाइज सेक्टर, सेक्टर मतलब क्या? गुड सर्विसेज ही प्रोवाइड करे बट थोड़े स्केल पे करे, जहाँ पे लेस देन 10 एम्प्लॉइज है। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेगा उसको बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर मतलब जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है, होम बेस्ड भी आ गया, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आ गया, वेज वर्कर भी आ गया। अब अगर वेज वर्कर बोला तो फिर हम लोग नीचे की डेफिनेशन में जाएंगे। वेज वर्कर मतलब पहला पॉइंट, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अब वेज नाम में लिखा हुआ है मतलब रेम्यूनरेशन के लिए काम कर रहा है। ओ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो दो तरीके से अपॉइंट हो सकता है, या तो डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और इनडायरेक्टली बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज बोला, होम बेस्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड बोला मतलब काइंड ऑफ अ फ्रीलांसर है। तो या तो वो एक एम्प्लॉयर के साथ एसोसिएटेड होगा या एक ही टाइम पे एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के साथ में एसोसिएटेड होगा, ठीक है। एंड कुछ अलग अलग नाम से भी अगर वर्कर है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, जैसे कि होम बेस्ड, टेम्पररी और कैजुअल, माइग्रेंट वर्कर, या फिर हम लोग हाउस होल्ड डोमेस्टिक हेल्प वर्कर्स बोलेंगे तो वो लोग भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। बात क्लियर हुआ? डेफिनेशन वाला पार्ट हुआ यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो पहले ये वाले लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी के लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, आप लोगों ने एक डेफिनेशन लिखी थी, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब भी हम लोगों ने ब्रेक से पहले एक डेफिनेशन लिखा था, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन? मीन दोज ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, फंड को मेंटेन करेगी, पॉलिसीज बनाएगी कि हम लोग कैसे बेटर तरीके से अपने एम्प्लॉइज को प्रोटेक्शन दे पाए, वो पूरा का पूरा काम है हमारे सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फिर हम लोगों ने ना यहाँ पे अलग अलग सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम देखे थे। ये वाला था ईपीएफ के लिए, दिस वाज फॉर ईएसआई। फिर यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बना हुआ है स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे, एंड द लास्ट वन वाज योर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन। अब जो चैप्टर 2 हम लोग चालू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर 2 का नाम ही है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप लोगों ने ये जो 5 टाइप देखे ना, ये 5 टाइप को आप लोग डिटेल में शॉर्ट नोट पढ़ोगे। मतलब हमारे लिए हुई 5 शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अभी आप नया ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हो। सो आई विल टेल यू वन थिंग, आप सबसे पहले ना पढ़ोगे फॉर ईपीएफ, दैट इज योर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। देन आप लोग पढ़ोगे फॉर ईएसआई विच इज योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। अब आप चाहे ईपीएफ पढ़ो, ईएसआई पढ़ो, कुछ चीजें जो आपको कॉमन आएगी वो समझना, ठीक है। तो जो कॉमन पॉइंट्स हम लोगों को लिखने हैं वो, तो अगर हम लोग ईपीएफ से ही शुरुआत करते हैं, तो ईपीएफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आप लोगों का सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। दिस इज दैट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू योर ईपीएफ, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड। इट कंप्राइजेज ऑफ योर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब ये कौन होते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, वो सब समझेंगे हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में, है ना। एक्चुअली पहले एक ओवरव्यू और कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो समझते जाओ। तो ईपीएफ को हैंडल करने के लिए वी हैव दिस सेंट्रल बोर्ड कंप्राइजिंग ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। इनको बनाएगा कौन? तो सिंस इट इज एट सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल, तो बनाने का काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कौन होंगे इस बोर्ड के अंदर? तो आप लोगों के ये सारे लोग होंगे, ठीक है। अब आप लोग इसके अंदर ना पढ़ोगे मेंबर्स कौन होंगे, कितने होंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी मेंबर्स, who will be these members, and these members will also be appointed by whom, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा दूसरा पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट नोट, ठीक है। अब अपने बात किया अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोगों ने वर्ड यूज किया है ऑर्गेनाइजेशन, यानी काइंड ऑफ एन एंटिटी। तो ये एंटिटी क्या होगी? जैसे अपने पार्टे में पढ़ा था, एंटिटी दो टाइप की, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट, ठीक है। तो क्या ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी या ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी? दैट विल बी योर थर्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अभी देखो, आप बोर्ड बोलो, कमिटी बोलो या कॉन्फ्रेंस, कुछ भी चीज बोलो, यानी इट कंप्राइजेज ऑफ अ चेयरपर्सन,
और द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके साथ काम करने वाले मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमको नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि ये बनाया हम लोगों ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड रिलेटेड कुछ काम करेंगे। अच्छा, इसके साथ और दो स्कीम्स आती है, पेंशन स्कीम एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो ये तीनों स्कीम्स के लिए हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। क्या काम करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने का, जो फंड आया है उसको मॉनिटर करने का, मेंटेन करने का, ये सारा काम किया जाएगा। तो नाम से समझ आ रहा है हमारा रोल किस टाइप का होने वाला है, ठीक है। तो ये लोगों का दूसरा पॉइंट जो आएगा शॉर्ट नोट में वो ये आएगा, व्हाट विल बी द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ योर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप पॉइंट्स पढ़ोगे। देन चेयरपर्सन है और मेंबर्स है, साथ में काम करें और ये लोग सारे फंक्शंस करेंगे। तो उनको जब एडवाइस करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो खुद को भी तो पता होना चाहिए ना कि हम लोगों को क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और ये पता और डिस्कशन कहाँ पे होगा? जब टाइम टू टाइम हम लोग मीटिंग रखेंगे तब। तो जैसे कंपनी और ये लोग जब जैसे टाइम टू टाइम मिलते हैं, वैसे आप लोगों को यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है कि ये लोगों को मीटिंग कितने टाइम में करनी है, ठीक है। एंड लास्ट में आएगा, अच्छा मुझे बताओ ये जो मेंबर्स होंगे यहाँ पे, ये मेंबर्स परमानेंट होने चाहिए कि कुछ फिक्स टेन्योर होना चाहिए? फिक्स टेन्योर विल बी बेटर। तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है अबाउट दैट टेन्योर ऑल्सो। समझ आया? तो क्या क्या पढ़ोगे? पहले तो आप लोगों का ईपीएफ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है दैट इज कॉल्ड एज योर सेंट्रल बोर्ड कंप्राइजिंग ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सेंट्रल बोर्ड दिया हुआ है नाम में, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सेंट्रल लेवल पे है एंड द अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे कि इनके चेयरपर्सन कौन होगा, इनके मेंबर्स कौन होंगे। तो एक बड़ा सा लिस्ट है, वो हम लोगों को याद रखना रहेगा। अच्छा, अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप की एंटिटी होगी, विल बी इट अ कॉर्पोरेट एंटिटी और अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, वो पढ़ेंगे हम लोग। देन इनको कितनी बार मिलना होगा साल में, या लोगों की मीटिंग किस तरीके से होगी, वो पढ़ेंगे। टेन्योर ऑफ ऑल द मेंबर्स विल बी व्हाट, वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, तो ये लोग क्या काम करेंगे उसके बारे में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो, जब आप लोग अभी मेंबर्स पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे मेंबर्स है इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो हमने ना और एक काम किया है कि इसी सेंट्रल बोर्ड में से जो मेंबर्स है ना, उन मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट किया है और एक उसके अंदर कमिटी बनाई है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव कमिटी। मतलब समझ आया? जब बहुत सारे लोग होंगे तो उसमें से हम लोगों ने कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करके उसी लोगों में से एक अलग कमिटी बनाई विच इज एग्जीक्यूटिव कमिटी। सिंपल भाषा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड कमिटी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे लोग हैं, इसमें से कुछ एक्सपर्ट पर्सन को सिलेक्ट करके हम डाल दिया ऑडिट कमिटी में, कुछ को डाल दिया एनआरसी में, कुछ को डाल दिया एसआरसी में, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ ग्रुप, ठीक है, इज अ कॉमन ग्रुप, उसमें से हम लोग ने सिलेक्ट किया और एक और कमिटी बनाई। अच्छा, बोर्ड कमिटी बोलो कि ये वाली कमिटी बोलो, इनका काम क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड है ना, उसको सपोर्ट करना और उनको हेल्प करना। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कमिटी का क्या रोल होता है? कमिटी ना एकदम ग्राउंड लेवल से रिसर्च करती है और उस टॉपिक्स पे डिस्कशन करती है, फिर वो लोग बोर्ड को सजेशन देते हैं कि आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, हमारे हिसाब से ये रिपोर्ट है। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर जगह पे तो पहुंच नहीं पाएगा ड्यू टू देयर लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट। सेम मैनर में ऐसा समझो कि सेंट्रल बोर्ड का भी काम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा मेंबर्स है, इसीलिए वो हर एक काम खुद से ना देख पाए, इसलिए हम लोगों ने बना दिया उसी से ही बनती हुई एक एग्जीक्यूटिव कमिटी। समझ आया? सो दे विल हेल्प फॉर द एफिशिएंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। इतना बात क्लियर है? तो ये पॉइंट समझे। अब ऐसे ही कुछ सिमिलर पॉइंट्स आपको लगाने ईएसआई में। जब आप ईएसआईसी पढ़ोगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तभी भी आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स दिखेंगे। बात समझ में आई कुछ? तो अब चालू करते हैं विद चैप्टर नंबर 2। नाम है देखो इसका सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। द वेरी फर्स्ट वन इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अच्छा, अभी ध्यान से देखोगे, देखो मेंबर्स दिख रहे हैं, ये सारे उनके मेंबर्स हैं, ओके। देन आपको ईएसआईसी दिखेगा, नेक्स्ट पेज पे दिखा, ये भी उनके मेंबर है। अब हमको याद कैसे रहेगा इतनी बड़ी बड़ी शॉर्ट नोट, इतने सारे मेंबर? तो पहले आप लोग शांति से ईपीएफ और ईएसआई पढ़ोगे, उसके बाद में आपको बताऊंगी कुछ मेंबर्स है ना दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे हाईलाइट करेंगे, ओके। धीरे धीरे खाली सुनते जाओ, हमारे पास में कुछ 5 ये है, तो हम दो दो का पेयर करके उसको साथ में समझेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास में ईपीएफ एंड ईएसआईसी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज विच इज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट योर सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल बोला तो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स डन बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल बोर्ड। किस काम के लिए बनाएगा? तो भाई ईपीएफ में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई
ये जो फंड अक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो पीएफ पेंशन के लिए काम में आने वाला है, क्या आप उसको फंड को एम्प्लॉयर के पास रखने को दे सकते हो? नहीं। एम्प्लॉय के पास दे सकते हो? नहीं। तो हमको चाहिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो ये फंड को प्रॉपर्ली मेंटेन करे, और जब एम्प्लॉय को जरूरत हो, जेन्युइन जरूरत हो, तब उसमें से उसको पैसे प्रोवाइड करने का काम करे। तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसी मतलब कौन? तो हम लोगों का सेंट्रल बोर्ड। इतनी बात क्लियर हुई? अब so for the administration of the fund vested in it and consisting of the following members namely, ठीक है। अब सबसे पहला तो ऑब्वियसली चेयरपर्सन आएगा, ठीक है। उसके बाद अलग अलग मेंबर्स आएंगे, तो यहाँ पे भी द वेरी फर्स्ट पॉइंट विल बी योर चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के साथ एक और जन आएगा विच इज कॉल्ड एज योर वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। अब देखो वन बाय वन, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन एज नॉमिनेटेड बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखोगे ना तो आपको कुछ मेंबर्स की लिस्ट चालू होती हुई दिखेगी, ठीक है। ध्यान से देखना, not more than 5 persons to be appointed by the central government from amongst its official। मतलब अब मेंबर में से सबसे पहले 5 मेंबर्स, मैक्सिमम 5 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब ये 5 मेंबर्स कौन होंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ही ऑफिस में से सिलेक्ट करेगा और उन 5 लोगों को इधर डालेगा। अच्छा, कौन सिलेक्ट करेंगे इसमें ऑफिस में से? बताओ। जो लॉ बैकग्राउंड से, जो पीएफ का काम कर चुके हो, जो लेबर वेलफेयर का काम कर चुके हो, वैसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे ना हम लोग। तो यहाँ पे वैसे 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है, नॉट मोर देन 15% रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ सच स्टेट्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। मतलब अब हम लोग मैक्सिमम 15 जनों को बुलाएंगे, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट ही बुलाएगा, बट अब ये जो 15 मेंबर है वो हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कौन सा स्टेट लेना है और किसको लेना है वो सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। इतनी बात क्लियर है? अब आगे के 2 पॉइंट देखो, दिस बोथ पॉइंट्स, इसमें आप लोगों को सिमिलैरिटीज दिखेगी, एक पढ़ोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, देखना। 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर साइड, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयर। कौन सा वाला एम्प्लॉयर लेंगे? जिसकी एस्टैब्लिशमेंट में पीएफ वाला स्कीम अप्लाई हो रहा है, दैट इज बट ऑब्वियस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगा बाय कंसल्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है। क्योंकि देखो हमको एम्प्लॉयर के साइड की भी तो बात सुननी है, बट हमको साथ साथ में एम्प्लॉयज की साइड की भी तो बात सुननी है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, क्या लिखा था इधर? रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, अभी क्या लिखा है? रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय। अच्छा, कौन से एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे? जिसके एस्टैब्लिशमेंट में ये स्कीम अप्लाई हो रही है वो वाले, ठीक है। और कौन सिलेक्ट करेगा इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? कंसल्टेशन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज को, बराबर। अब लास्ट वाला पॉइंट है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब समझता है तुमको? बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग दैट पोजीशन, मतलब वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, इसकी वजह से उनको इसका कमिटी का मेंबर भी बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अ स्पेसिफिक पोजीशन यू आर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एज द मेंबर, दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड एज एन एक्स ऑफिशियो। समझ आया? तो अब अगर हम लोग समराइज करने की ट्राई करते हैं, तो पहले हमने देखा चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अगर कुछ ना याद आए तो सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, वो लिखोगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला नॉट मोर देन 5%, ये भी अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कहाँ से सिलेक्ट करेगा? तो अपने ही ऑफिस में से सिलेक्ट करेगा, बराबर। थर्ड आता है अगेन नॉट मोर देन 5%, नहीं सॉरी, नॉट मोर देन 15%, जो कि होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट अगेन इट विल बी अपॉइंटेड बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी 4th and 5th, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय। बट हम ऐसे कौन से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे? उस एस्टैब्लिशमेंट के जिसके ऊपर ये स्कीम अप्लाई होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कंसल्टेशन करने की बात करेगा? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय, बराबर। अब लास्ट वाला आता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर विच विल बी योर एक्स ऑफिशियो। याद रहेगा, 1-2 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। खाली नंबर्स में ना गड़बड़ मत करना, ओके। तो पहला पॉइंट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बनाया हम लोग ने यहाँ पे? तो हमने बनाया ईपीएफ को रेगुलेट मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कोड के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड, ओके। अब सेंट्रल बोर्ड में काम करने के लिए सबसे पहला चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, देन नॉट मोर देन 5% जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा फ्रॉम इट्स ऑफिसेज, नॉट मोर देन 15% अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन
10%, 10%, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन से एस्टैब्लिशमेंट का जिसमें स्कीम अप्लाई हो रही है, एम्प्लॉय कौन से एस्टैब्लिशमेंट का स्कीम अप्लाई हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, बराबर। लास्ट वाला पॉइंट विच विल बी योर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक्स ऑफिशियो। इतनी तक बात क्लियर है? ये तुम्हारा मेन क्रक्स है, ये मेन चीज है जो तुम्हारे शॉर्ट नोट में आएगा। ओके, अब मुझे बताओ जो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या सेंट्रल बोर्ड आप बोल रहे हो, ये किस टाइप की एंटिटी होनी चाहिए? शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और इट शुड बी अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी? बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस, तो अब हमारा जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब द टाइप ऑफ एंटिटी इज योर कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब अ बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स तो हम लोगों को याद ही है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कैन स्यू एंड बी स्यूड, तो हमारा सेम टू सेम पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अभी देखो कितने सारे मेंबर्स दिखे यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, और देखो सेंट्रल लेवल पे, मतलब पूरे इंडिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ स्कीम अप्लाई हो रही है उसके फंड मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बड़ा काम हुआ। तो समझ लो ये हो गए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कौन बनेगा? बोर्ड की कमिटी, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड था मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें इतने सारे मेंबर्स दिए हुए थे, तो हमने ना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए बना दिया एक एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी के लोगों को कहां से सिलेक्ट किया जाएगा? वही सेंट्रल बोर्ड में से ही सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, नाम क्या आगे लिखा है? मे कंस्टिट्यूट। तो अगर सेंट्रल बोर्ड पूरा काम खुद से हैंडल कर पा रही है तो बजाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं कर पा रही तो कंपल्सन नहीं दिया है कि आप एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाओ ही। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे तो आपकी ही हेल्प और बेटरमेंट के लिए हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनाई हुई है। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड में क्रिएट वन और मोर कमिटी एज इट में डीम फिट, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी एक हो, दो हो, ऐसे और चीजें वो लोग बना सकते हैं अगर उनका काम खुद से हैंडल नहीं हो पा रहा, बराबर। अब सेंट्रल बोर्ड जो है ना वो फर्दर काम को डेलीगेट कर सकता है उसके चेयरपर्सन को, एग्जीक्यूटिव कमिटीज को या उसके ऑफिसर को, काम भी और उसके पावर्स भी। सेम मैनर में स्टेट बोर्ड भी ऐसा चीज कर सकता है, ठीक है। तो ये इजी वाला पॉइंट है। अब लास्ट देखो क्या बोला हुआ है वो लोगों ने, टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमिटी, ठीक है। जैसे बोर्ड कमिटीज के मेंबर्स या सब चीजों के जो मेंबर्स हैं वो कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, चेयरपर्सन कितने टाइम के लिए काम करेगा, सब कुछ डिसाइड करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। एंड द लास्ट इज, अच्छा हमारा जो मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड है ना उसका टर्म समझ लो खत्म हो गया, ठीक है। 3 साल का टर्म था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो वो तब तक ऑफिस नहीं छोड़ेगा जब तक उसका सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता। मतलब अभी मेरे जगह सपोज मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, मैं 3 साल काम कर लिया, बट अभी तक कोई सक्सेसर नहीं है जो मेरे बाद कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। तो till the time that successor is appointed, I have to be at this position. Once the successor comes, I will be retiring from the organization. इतनी बात क्लियर हुई? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हारे लिए मेन काम का जो एकदम लर्न करने वाला पार्ट था वो यही था, बाकी के सारे पॉइंट बहुत सिंपल दिए हुए, ठीक है। तो 5 मार्क का शॉर्ट नोट आया तो हम लिख पाएंगे, आ सकता है चैप्टर 2 में जितनी भी आप लोगों को शॉर्ट नोट दिए उसमें से एक कोई भी वो लोग ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले वापस एक बार बोलते हैं फिर ईएसआई पे जाते हैं। तो ये बेस बन गया, अभी नेक्स्ट वाला इजी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज व्हिच इज बाय और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब हमने ये बनाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाई है जिसका नाम दिया हुआ है सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर पीएफ, ठीक है। जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा है ना वो फंड में मेंटेन होगा और सेंट्रल लेवल पे ये फंड को मेंटेन करने का काम हमारे सेंट्रल बोर्ड का, ठीक है। अब सेंट्रल बोर्ड बोलो या कमिटीज बोलो, तो कमिटी में हमेशा होता है चेयरपर्सन और उसके साथ काम करने वाले मेंबर। सेम टू सेम मैनर चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, काम करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स, ठीक है। सो नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन 15, 10 एंड 10, ठीक है। नॉट मोर देन 5 पर्सन कहां से आएंगे? तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा फ्रॉम ऑफ इट्स ऑफिशियल्स, ठीक है। नॉट मोर देन 15 इट विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलेगा वो लोगों को आप अपॉइंट करोगे। 10 एंड 10 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय, एंड द लास्ट इज सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक्स ऑफिशियो। क्लियर? अब कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी ये? तो ये होगी एक बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कैन स्यू एंड बी स्यूड, ठीक है। नाउ
सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हमारी जो सेंट्रल बोर्ड है वो इफेक्टिव काम कर रही है बट बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया या बहुत ज्यादा काम ये हो गया, तो हम इनको हेल्प करने के लिए एक कमिटी भी बना सकते हैं जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिनके मेंबर्स हम इन्हीं में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके बनाएंगे, ठीक है। देन इनका जो भी टर्म होगा, टर्म ऑफ ऑफिस, टेन्योर, एवरीथिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड विल बी डिसाइडेड बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। Central board can delegate its function to the officer, to the committee, etc. And state board can also do the same. ठीक है। Lastly, हमारा जो मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड है वो तब तक रिजाइन नहीं करेगा या तब तक वो कंटिन्यू करेगा जब तक उसका सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता। आर वी क्लियर विद दिस पार्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट समझा? कैन वी गो टू द नेक्स्ट? हाँ हाँ, स्टेट को जरूरत लगेगी तो ये तो कंपलसरी है ऐसा। क्या हम आगे जा सकते हैं? क्या हम आगे जा सकते हैं? ESIC पे चले, चलो चलो। नाउ सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सेम मैनर में जैसे आपने PF कॉन्ट्रीब्यूशन किया था वैसे हर महीने 1% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ ESI फंड। अब ये ESI फंड विल बी मेंटेन्ड बाय योर ESIC। अगेन फंड है, ना ही एम्प्लॉयर को दे सकते हैं ना ही हमारे एम्प्लॉय को दे सकते हैं, तो हमने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, एक कॉर्पोरेशन बनाया जो ये फंड को मेंटेन करेगा जिसका नाम है ESIC। सेंट्रल लेवल पे मेंटेन करेगा, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। इतनी बात क्लियर है क्या? तो अब देखो फर्स्ट पॉइंट, The central government may constitute ESIC for the purpose of chapter 4। ये chapter 4 किसका है? ESI का ही chapter है। And for the administration consisting of the following members। बराबर। अब देखते हैं कुछ कुछ सेम दिख रहा है क्या हम लोगों को? क्या ये वाला पॉइंट सेम है? चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जरा इसका भी फर्स्ट पॉइंट देखो, मिला सेम, तो एक पॉइंट हमारे लिए कम हो गया, इजी हुआ। अभी दूसरा देखते हैं, not more than 5% appointed by the central government from amongst its official। सुना सुना पॉइंट लगा, इसका भी सेकंड पॉइंट सेम था। ये देखो, not more than 5% appointed by central government from its official। चलो दूसरा पॉइंट भी हमारे लिए सेम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा अलग दिखेगा। 1% representing each of such states prescribed by the central government। ऊपर देखोगे तो वहां पे नॉट मोर देन 15% था, इधर 1% है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। Then 1% to be appointed by central government to represent the union territories। ये वाला पॉइंट ऊपर नहीं था, नया ऐड हुआ, ठीक है। अच्छा आप देखो कुछ सेम सेम दिखेगा वापस से। 10% representing employer and employee side appointed by central government in consultation with the such organization consisting of your employer plus employee। सेम मिला क्या? सेम। ये जो ऊपर के दो पॉइंट थे ना 10-10 वाला, ये वाले, अरे कुछ समझ रहा है क्या? समझ आया? बस, तो इतने पॉइंट्स हमारे लिए सेम हुए। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखो, लास्टली 2 persons representing the medical profession appointed by the central government। कुछ बात क्लियर हुई? मतलब अगर मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स कंपेयर करूं तो मेरे लिए फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन इज द सेम, ठीक है। अच्छा इसको ना आप लोग दो अलग अलग पॉइंट करके भी लिख सकते हो, सेम भी लिख सकते हो। मैंने ऊपर दो अलग लिखा था इसलिए यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो आप 2 पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। तो मुझे ना नया याद रखने के लिए ये होगा एंड ये होगा, और नीचे वाला पॉइंट होगा ये वाले। तो हमको ना ESIC में मेंबर्स, पार्लियामेंट के भी कुछ लोग चाहिए, मतलब 3 लोग चाहिए हम लोगों को पार्लियामेंट में से। उसमें से 2 जन होंगे लोकसभा के मेंबर और 1 जन होगा राज्यसभा के मेंबर। और लास्टली जैसे ऊपर आप लोगों को था सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वैसे यहाँ पे लास्ट वाला देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन विच इज एक्स ऑफिशियो, ठीक है। तो मेरे लिए नए याद रखने वाले कुछ 5 पॉइंट्स हुए टोटल। एक तो ये वाला 1% रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द स्टेट्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देन 1% जैसे स्टेट के लिए बोला वैसे यूनियन टेरिटरी के लिए भी आया। लास्ट वाला बोला मेडिकल प्रोफेशन से भी 2 रिप्रेजेंटेटिव हमको चाहिए, देन हमको पार्लियामेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, 3 चाहिए टोटल, उसमें से 2 लोकसभा 1 राज्यसभा, एंड लास्ट में डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो। इतनी बात क्लियर, मेन क्रक्स हुआ। अब बाद वाला पॉइंट सेम दिखेगा, जरा देखो। कॉर्पोरेशन क्या होगा? अगेन बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कैन फ्यू एंड बी सीड, बराबर। अब जैसे आप लोगों ने उधर एग्जीक्यूटिव कमिटी पढ़ा था, वैसे ना अब यहाँ पे ESIC है मेन, 2 कमिटी बनाई जाएगी या काउंसिल बनाई जाएगी। एक का नाम है स्टैंडिंग कमिटी और दूसरे का नाम है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ओके।
अभी व्हाट इज अ स्टैंडिंग कमिटी? तो स्टैंडिंग कमिटी वो है जो पूरे के पूरे ESIC को मैनेज करती है और एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो हम इसको बोल सकते हैं ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ESIC, बराबर। फंड को देखना, ESIC मैनेज करना, सब कुछ काम करेगा हमारा स्टैंडिंग कमेटी। अब अगर आप मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की बात करोगे तो नाम में क्या लिखा हुआ है? मेडिकल, कुछ तो रिलेटेड होगा फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन। बट हमको क्यों जरूरत है यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन की? क्योंकि SIM, सिकनेस इंजरी मैटरनिटी बेनिफिट, तो हमको एक्सपर्ट लोग तो चाहिए ना मेडिकल प्रोफेशन वाले, जो बता सकेंगे कि हाँ इसको ये बीमारी हुई है, इसको ये इंजरी हुआ है। तो इसीलिए हमको चाहिए मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के कुछ लोग। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को वो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल वाले लोग दिखेंगे। सो मेडिकल प्रोफेशन से आएंगे, एडवाइस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द सिकनेस इंजरी एंड ऑल्सो दे विल असिस्ट द स्टैंडिंग कमिटी। बात समझ में आया? तो हमने प्रोविडेंट फंड में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी पढ़ी थी, यहाँ पे आपको दो काउंसिल, मतलब दो चीजें आएंगी, स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। स्टैंडिंग कमेटी ओवरऑल रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ESIC एंड द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का रोल होगा फॉर द मेडिकल प्रोफेशन एंड द एडवाइजरी एंड ऑल्सो टू असिस्ट द स्टैंडिंग कमेटी। बात क्लियर हुआ क्या? तो अब देखना नेक्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग हो गया। नाउ सी द स्टैंडिंग कमिटी that central government may constitute the standing committee from amongst the members of the corporation। ठीक है, क्या काम करेंगे ये लोग? देखो आ गया, administer the affairs of the corporation, submit for consideration and decision of corporation such cases and matters as may be prescribed by the regulation, may submit such other case or matter for the decision of the corporation। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल क्यों बनाया है? कॉर्पोरेशन को असिस्ट करने के लिए, स्टैंडिंग कमेटी को असिस्ट करने के लिए एंड ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स। ठीक है, एंड द लास्ट, और इसके अलावा भी हम और कोई कमिटीज बना सकते हैं एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट। और लास्ट वाला पॉइंट जो हमारे सेंट्रल बोर्ड का था वो सेम है। क्या था सेंट्रल बोर्ड का लास्ट वाला पॉइंट? टर्म्स एंड कंडीशन, टेन्योर ऑफ ऑफिस, मेंबर का जो भी रिटायरमेंट, कंटिन्यूएशन, सब कुछ डिसाइड करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारा मेंबर तब तक यहाँ रिटायर नहीं करेगा जब तक उसका सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? डन विद दिस? तो ये है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ESIC। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे जरा एक बार देखते हैं वापस से। EPF एंड ESIC, ठीक है, अलग में लिखते हैं। So this is for EPF, this is for ESI। अच्छा, EPF का चैप्टर नंबर क्या था? 3। This was for चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अच्छा EPF के लिए क्या बना हुआ है? सेंट्रल बोर्ड, इधर बना हुआ है ESIC, बराबर। तो सेंट्रल बोर्ड को बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसको भी बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अभी इधर हमारे पास आएंगे मेंबर्स, चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन, नॉट मोर देन 5 पर्सन, फिर हमारे नॉट मोर देन 15%, 10 and 10 तो एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय, और इधर हम लोग लिखेंगे अपना सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, बराबर। देन हम लोग बात करते हैं अबाउट ESIC, तो वापस अपना चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन सेम। देन 5% वाला जो हमारा टॉपिक था वो भी आएगा आप लोगों का। देन आएगा 1% रिप्रेजेंटेटिव, 1% representative of state, this will be for union territory, again 10% employer plus employee। then आएगा आप लोगों का 2 representative of medical council या medical profession बोल सकते हो आप। उसके बाद 3 members चाहिए हम लोगों को पार्लियामेंट में से, जिसमें से 2 will be लोकसभा and 1 will be राज्यसभा, और लास्ट में डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन विच विल बी द एक्स ऑफिशियो। बात क्लियर हुई? इधर भी लिखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट, इधर भी लिखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी एग्जीक्यूटिव कमिटी फ्रॉम अमंग्स इट मेंबर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी दो चीजें, स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। ठीक है, तो नाम से समझेंगे, स्टैंडिंग कमेटी मतलब हुआ आप लोगों का ओवरऑल बेनिफिट्स एंड वेलफेयर, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। मेडिकल बेनिफिट का काउंसिल है, इनको असिस्ट करना, ओवरऑल डिसीजन पे भी है, एंड मेनली इनका काम होता है मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड वो सिकनेस इंजरी को बताना कि क्या हुआ है नहीं हुआ है वो। ठीक है, लास्टली
टेन्योर ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस, रिटायरमेंट, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन मेंबर तब तक छोड़ के नहीं जाएगा जब तक सक्सेसर ना आ जाए, और इसका भी लास्ट पॉइंट रिमेन्स द सेम, याद रहेगा। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वी क्लियर विद दिस? फिर क्या हो गया? 2 मिनट रुको ना, फिर हम लोग करते हैं। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने लिखा, एक आप लोगों का सेंट्रल बोर्ड दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वाला फॉर ईपीएफ, ईएसआई के लिए आपका ईएसआईसी, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 है ना, उसका नाम है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड। ओके, अब है ना नेशनल एंड स्टेट किसके लिए बना हुआ है? दोनों ही बने हुए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को, वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए, ठीक है। एक है नेशनल लेवल पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारा काम करेगा। एक है स्टेट लेवल पे, तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करेगा, ठीक है। जैसे आपने अभी जो 2 पढ़ी ना, वो ईपीएफ और ईएसआई, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज वर्कर्स होते, जो लोग कंट्रीब्यूट करते, ये उन लोगों के लिए बना था। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर दैट मेन ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज। अब ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए, जब हम लोगों ने इतनी बार फीचर्स में और एप्लीकेबिलिटी में बात किया कि गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, तो उनके लिए भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी हैव इज योर नेशनल this social security board and state unorganized workers board, ठीक है। Now please understand, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड को कुछ पॉइंट्स कॉमन थे वैसे पढ़ाना, वैसे यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नेशनल बोला तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? ऑब्वियसली अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को जो बेनिफिट प्रोवाइड करना है, उसके लिए इस बोर्ड को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब मेंबर्स कौन होंगे वो देखो, वहां पे हमारा क्या था? सबसे पहले चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड द मेंबर। अभी यहाँ पे क्या है वो देखो, आ गया चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, आ गए मेंबर्स। अब ध्यान से सुनना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड, ठीक है। देन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड, ओके। टोटल कितने मेंबर्स दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे? 40 मेंबर्स। अब ध्यान से सुनो, मेनली ये बना किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। तो इन 40 मेंबर्स में कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड एंड एम्प्लॉई साइड, वो कौन से सेक्टर वाले आने चाहिए? फ्रॉम दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली। तो अभी देखो पहला और दूसरा पॉइंट, 7 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, 7 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। देन अगेन 7 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द सिविल सोसाइटी। उसके बाद 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग लोकसभा एंड 1 फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है। 10 members representing the central government ministries and the department concerned, 5 members representing state government, 1 member representing union territories। बराबर, ध्यान से सुनो फटाफट से वापस, 7, 7 and 7, तो 7 and 7 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर साइड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय साइड, बट ये कौन से वाले? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले, ठीक है। थर्ड वाला अगेन 7 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमिनेंट फ्रॉम द सिविल सोसाइटी। एमिनेंट का मतलब समझता है? वेरी फेमस एंड एक्सपर्ट पर्सन काइंड ऑफ दैट यू कैन टेल, वो लोग चाहिए हम लोगों को। देन 2, 10, 5 and 1, सो 2 मेंबर्स हम लोगों को चाहिए, एक लोकसभा एक राज्यसभा। देन 10 मेंबर्स चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को एंड डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 मेंबर्स चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 1 मेंबर चाहिए जो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई क्या? तो पहला पॉइंट क्या था? नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड नेशनल लेवल पे किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसके लिए बना हुआ ये? स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। अगेन इट विल बी हैविंग अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। चेयरपर्सन कौन होगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, that will be your chairperson. Vice chairperson will be secretary of that ministry of labor and employment. Then हमारे पास टोटल होंगे 40 members, 40 में से 7, 7 and 7। फर्स्ट 2 7 कौन? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, दोनों ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, ठीक है। एक 7 कौन? तो एमिनेंट फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, ओके। नाउ 2, 10, 5 and 1, so 2 members लोकसभा राज्यसभा, 5 members representative of central government ministries and department, 5 members from the state government, 1 member from the union territory। बात क्लियर हुई? 2-3 बार आज के दिन में ही पढ़ लोगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, अब इन्होंने बोला है कि हमको ना यहाँ पे जो मेंबर्स चाहिए ना, ये जो मेंबर, हमको कुछ एरियाज की स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्टीज वाले लोग चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेंबर्स बोला है, चेयरपर्सन की बात नहीं की, बिकॉज भाई चेयरपर्सन और ये देखोगे तो ऑलरेडी वो लोग उस पोस्ट पे और उतने एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है। तो हमको मेंबर्स चाहिए। अच्छा, कौन मेंबर्स चाहिए होगा बताओ, किस चीज में एक्सपर्ट चाहिए रहेंगे? ऑब्वियसली लॉ में, ऑब्वियसली लेबर में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, वैसे लोग हम लोगों को यहाँ पे चाहिए। देखो, लेबर वेलफेयर, मैनेजमेंट, देन फाइनेंस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, बराबर। अब इन मेंबर्स का कैसे अपॉइंटमेंट करना है, कैसे इनका टर्म ऑफ ऑफिस होगा, हर एक चीज, सैलरी एंड अलाउंस, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पे है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इन लोग ने ये बोला हुआ है कि जो मेंबर्स होंगे ना, उसमें से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन करने का मौका एससी, एसटी, ओबीसी एंड विमेन को भी मिलना चाहिए। यहाँ हम क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब इन्होंने नया 2 चीज बोला है, वो आप लोग याद रखोगे। ये सारे मेंबर्स कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे? 3 ईयर। इनकी मीटिंग साल में कितनी बार होगी? सो एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर। साल में, एक साल में कम से कम 3 बार वो लोग मिलेंगे। तो हो गया तुम्हारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंबर्स एंड एवरीथिंग ओवर। अब मुझे बताओ, इन्होंने दिया हुआ है कि व्हाट आर द फंक्शन दैट दे कैन परफॉर्म। मुझे बताओ क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे? पहली बात तो नेशनल लेवल पे है, तो सीधा इनका फंक्शन विल बी स्ट्रेट अवे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या करने का भाई, जो पॉलिसी बनानी है वो पॉलिसी को रेकमेंड करो विथ रिस्पेक्ट टू अनऑर्गेनाइज वर्कर को, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को, किस तरीके से बेटर प्रोटेक्शन दे सकते हैं और कैसे हम लोग उसको सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी को बनाओ, ठीक है, उनको रेकमेंड करो। फिर क्या करने का भाई, कमिटी हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, हम लोगों का मेन काम क्या होता है? एडवाइजरी। एंड इधर भी एडवाइजरी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे भी फंड अक्यूमुलेट होने वाला है, उस फंड का कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, टाइम टू टाइम इसको कहाँ स्पेंड किया जा रहा है, उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। तो वो सारी पॉलिसी को भी रिव्यू करेंगे। एंड क्योंकि हम लोग नेशनल लेवल पे है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी, उसको भी रिव्यू करने का काम हमारा होगा। एंड लास्ट में आप लोगों का रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड ऑल दैट थिंग विल कम। कुछ समझा क्या? तो फंक्शंस में क्या बोलोगे? पहला तो रिकमेंड करने का, क्या पॉलिसीज किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिगार्डिंग टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को एक्सटेंड करने के लिए। देन क्या करोगे? एडवाइज करोगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द वेरियस पॉलिसीज टू बी डन और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कोड, ठीक है। देन रिव्यू करने का एंड मॉनिटर करने का। मॉनिटर करने का क्या? जो फंड्स आ रहे हैं वो सारे रिव्यू करोगे, जो स्टेट पॉलिसीज बना रहा है, जो हमारे रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब देखना ध्यान से, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को अभी भी कॉमन दिखने वाले जब हम लोग स्टेट वाला पढ़ेंगे तब, तो ध्यान से देखते जाना। देखो, रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट for framing suitable schemes for different section of unorganized workers, gig workers and the platform worker. Advise central government on such matters arising out of administration of this code. Monitor such social security welfare scheme. Review the record keeping functions performed at the state level. Review the expenditure from the fund and the account. Undertake such other functions. बराबर? अब वो लोग ना आप लोगों को सिर्फ इस पॉइंट में से भी 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉसिबल क्वेश्चन कैन बी देयर कि नेशनल फंड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी का बोर्ड का क्या काम होगा, तो आप लोगों को ये सारे फंक्शन लिखने होंगे, ठीक है। नाउ, अब जैसे हम लोगों ने ईपीएफ और ईएसआई का जो बनाया था कॉर्पोरेशन, वहां पे हमने बोला था कि कुछ कमिटीज बना सकते हैं हम लोग फॉर सपोर्टिंग द रोल ऑफ देम। क्या हम लोग यहाँ पे भी कमिटी बना सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। तो लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कंस्टिट्यूट एडवाइजरी कमिटी विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कोड। समझा क्या? वापस से सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों करना है इनका कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब इनका रोल क्या है? सोशल सिक्योरिटी वर्कर, सॉरी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए, बट फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। क्या इसमें गिग वर्कर्स भी आ गए? यस। प्लेटफॉर्म वर्कर्स आ गए? यस। अब काम क्या करना है? तो काम करने के लिए पहले चेयरपर्सन और मेंबर्स चाहिए। तो चेयरपर्सन और मेंबर्स कौन होगा? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, ठीक है। चेयरपर्सन होंगे हमारे मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी द वाइस चेयरपर्सन। 40 मेंबर्स चाहिए। 40 मेंबर्स में से 7 7 7
2 10 5 1, ठीक है, नंबर याद रख लो। तो फर्स्ट दो 7 होंगे एम्प्लॉयर साइड, एम्प्लॉई साइड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले। 7 अदर मेंबर्स एमिनेंट फ्रॉम सिविल सोसाइटी, ठीक है। 2 मेंबर, 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा। 10 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, 5 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड 1 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। और लास्ट में आप लोगों का डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर विल बी द मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो, याद रहेगा। देन अब हम लोगों को ना क्या काम करना है, तो काम ये करना है कि ऐसे कीवर्ड्स याद रखते हैं, रेकमेंड, एडवाइज, मॉनिटर एंड रिव्यू, ठीक है। रेकमेंड करेंगे क्या, पॉलिसी। एडवाइज करेंगे क्या, इस मैटर सोशल सिक्योरिटी के लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करेंगे। मॉनिटर क्या करेंगे, तो जो स्टेट ने पॉलिसीज बनाई हुई है उसको मॉनिटर करो। रिव्यू करोगे दो चीज, एक तो जो फंड हम लोगों ने मेंटेन किया है वो कहाँ स्पेंड हो रहा है वो, और दूसरा जो भी फंक्शंस हमारे परफॉर्म हो रहे हैं वो सारी चीजों को आप लोग रिव्यू करोगे, ठीक है। क्या इनका टेन्योर, इधर जो मेंबर्स है उनका लाइफ टाइम होगा कि चेंज होगा, चेंज होगा। इनका टेन्योर विल बी फॉर 3 ईयर। इनको साल में कितनी बार मीटिंग करनी है, एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने के लिए और भी कमेटी बना सकता है, यस। हो गया शॉर्ट नोट रेडी। और जब आप लोग ये लिखोगे कि जो मेंबर्स होंगे उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी आल्सो गिवन टू SC, STs, OBCs, माइनॉरिटीज एंड द विमेन। बात क्लियर हुआ। अब सिमिलर मैनर में आप लोग देखोगे अबाउट स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड। स्टेट लेवल पे तो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे होगा तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर एक स्टेट के हिसाब से ये बोर्ड बनेगा, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा ये कौन से स्टेट का है, तो हम इसका नाम बहुत सिंपल रखेंगे। जैसे महाराष्ट्र का बनाया ना, तो लिखने का महाराष्ट्र अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, सिंपल। तो आप लोग महाराष्ट्र मत लिख के आना एकदम ऐसे, इसमें लिखना नेम ऑफ द स्टेट और फिर आप लोगों का जो इसका नाम है वो लिख दो, ठीक है। अब दूसरा, शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स नेमली, ओके। फर्स्ट वाला देखो, उधर यूनियन मिनिस्टर था सेंट्रल लेवल वाला, इधर सिर्फ आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट चेयरपर्सन। देन उधर सेक्रेटरी था, इधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ द लेबर वाइस चेयरपर्सन। उधर कितने मेंबर्स थे, 40। यहाँ पे दिखेंगे आप लोगों को 31, ठीक है। उसमें से 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। अब 31 मेंबर्स उधर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, इधर नॉमिनेट करेगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अभी देखो वहां पे हम लोगों का जो नंबर्स बने थे पहले 7 7 7 था, इधर 2 7 है। फर्स्ट दो देखोगे सेम, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, बराबर। अब देखो नेक्स्ट दो मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट, जैसे वहां पे लोकसभा एंड राज्यसभा था ना, वैसे ये आ गया। 5 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, ये भी चेंज हुआ, मतलब जो नीचे का एमिनेंट पर्सन सेम है, नंबर चेंज हो गया, ऊपर 7 था इधर 5 हो गया, ठीक है। एंड 10 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न, उधर भी 10 मेंबर्स थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये भी 10 मेंबर्स है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बराबर। अब देन लिखा हुआ है मेंबर सेक्रेटरी शैल बी नोटिफाइड बाय योर स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद रखोगे, तो चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट, वाइस चेयरपर्सन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ द लेबर। 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, 31 मेंबर, उसमें से 7 7 2 5 10, 7 7 रिमेन सेम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 2 आ गया हम लोगों का लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट, 5 आया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल सोसाइटी एमिनेंट पर्सन, एंड 10 आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब देखना इसके बाद वाला पॉइंट आपको सेम मिलेगा, all members except chairperson shall be from amongst the person of eminence in the field of labor welfare, management, finance, law and administration। नीचे वाला पॉइंट भी सेम मिलेगा, देखा था मैनर इन विच टर्म्स एंड कंडीशन एवरीथिंग, उधर क्या लिखा था, एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर क्या लिखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट। देन हमने उधर भी लिखा था एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी गिवन टू SC, STs, OBCs एंड द विमेन दैट इज माइनॉरिटी, सेम पॉइंट अगेन। उधर टर्म कितना था, 3 years, सेम पॉइंट अगेन। अब मीटिंग का चेंज हो जाएगा, देखना, मीटिंग शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, ओके। अब आ जाओ, शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, याद आया, रिकमेंड, एडवाइज, मॉनिटर एंड रिव्यू, सेम दिख रहा है। तुम क्या करना, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके स्टेट गवर्नमेंट लिख देना, बराबर। तो तुमको ये वाला भी पॉइंट वापस से पूरा पढ़ने की या लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर। ओनली थिंग दैट यू विल चेंज इज उधर सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर आप लोग लिखोगे स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ में आया।
देन लास्ट में क्या हम लोग एडवाइजरी कमिटी भी सेटअप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, वन और मोर एडवाइजरी कमिटी कैन बी सेटअप बाय योर स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ ये? तो नेक्स्ट दो भी खत्म हुई। ओके अब